कि आपको प्रोटीन चाहिए तो आप गोश्त खाइए, लेकिन उसके लिए लाहौर मत जाइए। और अब तो इस्लामाबाद भी जाना मना हो गया। ये सिलसिला तकरीबन 31 तारीख की रात गए तक जारी रहेगा। हमारा तो मकसद ये है कि गवर्नमेंट किसी तरह गिर जाए और गवर्नमेंट चेंज हो जाए। क्योंकि पेट्रियार्की निज़ाम है तो उसमें तो मेल डोमिनेंसी है। आपकी औरत ने ऐसे कैसे कर दिया, आप कहाँ थे, आप मर्द ही नहीं है। पाकिस्तान ने बड़ी इजीली इसको टैकल किया है, कोई लंबी डिस्कशन नहीं की। सड़क से नहीं, हवाई जहाज से सफर करेंगे। इराक और ईरान जाने वाले ज़ायरीन के लिए हुकूमत का नया हुक्मनामा आ गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ट्वीट, का फैसला वज़ारत ख़ारजा बलूचिस्तान हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों से मुशावरत के बाद अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सलामती के मफाद में किया गया। वज़ीर आज़म से मुलाकात में वज़ीर दाखिला ने ज़ायरीन की नई पॉलिसी ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत के बाद PIA ने 40 ज़ायरीन के लिए ख़ुसूसी परवाज़ें चलाने का ऐलान कर दिया। एक के बाद दूसरा केस। क्वाइटा के बाद रावलपिंडी में भी गैरत के नाम पर हवा की बेटी कत्ल। थाना पीर वधाई में पेश आए अफसोसनाक वाक़ये में नया मोड़ आ गया। पुलिस के मुताबिक कत्ल का हुक्म जिरगे ने दिया। उधर मकतूला का दूसरा शौहर उस्मान मंजर आम पर आ गया। कहा सिदरा से 12 जुलाई को मुजफ्फराबाद में निकाह किया। 10 रुकनी खुसूसी कमेटी कत्ल की तहकीकात कर रही है। अदालत ने आज मकतूला की कब्रकुशाई और पोस्टमार्टम का हुक्म दिया है। आज से मानसून के नए स्पेल की एंट्री। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश से तबाही, सैलाबी सूरत हाल से लोग बेघर। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 272 अफराद जाबाग, 655 अफराद जख्मी हुए। बारिशों और ग्लेशियर पिघलने से दरियाओं के बहाव में इजाफा। मरी और गलियात में लैंडस्लाइडिंग का खतरा बढ़ गया। सिंध में 30 और 31 जुलाई को बारिश की पेशगोई। T20 एशिया कप के शेड्यूल के ऐलान के बाद भारतीयों को आग लग गई। सहाफियों के बाद क्रिकेटर्स भी अपने ही क्रिकेट बोर्ड को तनकीद का निशाना बनाने लगे। विक्रांत गुप्ता का लाइव प्रोग्राम में भारतीय बोर्ड की पोजीशन कमजोर नजर आने का एतराफ। साबिक कप्तान अजहरुद्दीन ने कहा कि अगर भारत पाकिस्तान के साथ 2 तरफा सीरीज नहीं खेल रहा तो उसे ACC और ICC इवेंट्स में भी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलना चाहिए। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे आज मनाया जा रहा है। दुनिया भर में होने वाली अमवात की 8वीं सबसे बड़ी वजह करार। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में दुनिया भर में हेपेटाइटिस से मुतासर अफराद की तादाद 1 करोड़ 20 लाख के करीब है। खामोश कातिल से कैसे बचा जाए, प्रोग्राम में होगी तफसीली बात। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नू के बखैर रागले दुनिया बोले के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूं सादिया सैमसन। एक बहुत अच्छा वीकेंड गुजरा और उम्मीद करते हैं कि आपका भी बहुत अच्छा वीकेंड गुजरा होगा और अब दिन का आगाज़ भी बहुत अच्छा हुआ होगा। हमारी कोशिश होती है कि हम आप तक सुबह सुबह अच्छी चीज़ें लेकर आएँ, पॉजिटिव चीज़ें लेकर आएँ। कुछ चीज़ें लेकिन माशरे में ऐसी होती हैं जिन पे अगर बात ना की जाए तो फिर वो तशनगी रह जाती है। ज़माने बदल गए हैं मगर नहीं बदली तो आज भी समाज में मौजूद वो फर्शुदा रिवायात। सिर्फ 1 हफ्ते के दौरान सादिया, ख़ातीन को जिस बेदर्दी से मौत के घाट उतारा गया है, ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। बिल्कुल, रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर 18 साला शादीशुदा लड़की को कत्ल कर दिया गया और इस केस में अब 10 रुकनी खुसूसी कमेटी बनाई गई है। बताया जा रहा है कि अदालत ने आज मकतूला की कब्रकुशाई और पोस्टमार्टम का हुक्म भी दे दिया है। बट रिसेंटली फैसल हमने ये देखा कि इससे पहले बलोचिस्तान वाला वाक़या पेश कराची में, और अब कराची का इलाका ले आ रही, यहाँ पे नई नवेली दुल्हन को उसके शौहर ने इस तरह कत्ल किया है कि उसकी तफसीलात बताना भी जो है ना उस पर हम पशेमान हो जाते हैं। कसूर का इलाका कोट राधा किशन, यहाँ नामालूम मुलजमान ने 12 साला बच्ची को मुबैना ज़्यादती के बाद गला काट कर कत्ल कर दिया। बिल्कुल, और मारूफ टिकटॉकर सुमेरा राजपूत अपने घर में पुरस्कार हालत में मुर्दा पाई गई। सुमेरा के अहल खाना का ये दावा है कि उनकी मौत हादसाती नहीं है बल्कि उनका कत्ल किया गया है, जिसके ज़िम्मेदार सुमेरा के साबिक शौहर हैं। जबकि पुलिस की जानिब से कत्ल की तहकीकात अभी की जा रही है। एंड आई वाज सेइंग ऑल ऑफ दिस फैसल, मैं ये बात करती कि कुछ ही दिन पहले हमने बलोचिस्तान वाला वाक़या देखा है। उससे पहले हम टिकटॉकर्स की तो आए दिन हम देखते रहते हैं कि गैरत के नाम पर चित्राल की बच्ची को जिस तरह से कत्ल किया गया। सो देयर आर वन आफ्टर वन केसेस सामने आते हैं और हमारी रूहें कांप जाती है। लेकिन 4 दिन 5 दिन बाद एक और नया वाक़या आ जाता है इसी तरह का और हम फिर ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हमारी सोसाइटी किस तरह अफेक्ट कर रही है। चलिए हम इस मामले पे तफसीलन बात करेंगे और हर बार की तरह इस बार भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या मुहर्रिकात हैं जो एक इंसान को, और मुझे कहने नहीं दीजिए कि इस पेट्रियार्कल सोसाइटी में उस मर्द को ये हक देती है
कि वो किसी बच्चे, बच्ची, किसी औरत, किसी खातून पे हाथ भी उठा सके, आवाज़ भी बुलंद कर सके। कत्ल करना तो बहुत ही कभी फेल हो जाता है। हम ज़रा आगे बढ़ते हैं और बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉप स्टोरी टुडे। वो जो एक चीज़ होती है ना सादिया, कहा जाता है कि जी आपको प्रोटीन चाहिए तो आप गोश्त खाइए, लेकिन उसके लिए लाहौर मत जाइए। और अब तो इस्लामाबाद भी जाना मना हो गया जनाब। यस, और आज हम बीफ कर रहे हैं, बीफ के बारे में, रेड मीट के बारे में, बीफ कर रहे हैं, बीफ के बारे में, बीफ कर रहे हैं, बीफ करें, हम डिस्कशन कर रहे हैं बीफ के बारे में। और वाह वाह, बहुत अदबी बात हो गया। अच्छा, एनीवेज, आउट ऑफ जोक्स, जब आपको ये प्रॉमिस किया जाता है कि आपको लाल गोश्त दिया जा रहा है जो कि गाय का होगा, मटन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसके अलावा क्या ही होगा, लेकिन उसके पीछे अगर गधे का गोश्त हो तो फिर फैसल क्या किया जाए। और ये यहाँ पे जिंदा गधे भी खड़े हुए थे जनाब, आप ये फुटेज देख सकते हैं। और ये अगर हम इसको इस फुटेज को आप कई मरतबा देख चुके हैं, लेकिन फिर देखिए इसको जनाब, ये 25 मन गधे का गोश्त है, 25 मन गधे का गोश्त जो कि बरामद हुआ है। तो डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। अली, अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताइए कि भाई ये तमाम तर वाक़या क्या हुआ, कौन इसके पीछे था, और खुदा ना खास्ता ये सप्लाई तो नहीं हो गया था इस्लामाबाद के मारूफ होटलों में? जी, इस वक्त मैं इस्लामाबाद के थाना संगजानी के इलाके में मौजूद हूँ और उस स्लाटर हाउस के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पे गधे जो हैं उनका गोश्त तैयार किया जा रहा था, उनकी खालें उतारी जा रही थी और मुबैना तौर पे वो गोश्त कहाँ जा रहा था, अभी इसके बारे में जो यहाँ से गिरफ्तारी हुई वो एक चीनी बाशिंदे हैं जिनका नाम जोंग वाई बताया गया है, उनको गिरफ्तार किया गया था। और उन्होंने बताया कि उनके जो मालिक हैं जो इस सारे सिस्टम को चलाते हैं वो चाइना में मौजूद हैं, चियांग लांग। तो इस पे गुज़िश्ता रात 11 बजे यहाँ इस स्लाटर हाउस पे छापा मारा गया था जहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों से गधे लाए गए थे और 45 गधे जो है वो यहाँ से ज़िंदा बरामद किए गए। महकमा फूड जो इस्लामाबाद की अथॉरिटी है, डॉक्टर ताहिरा सिद्दीक साहबा और हाफिज़ शहबाज अनवर, इन तमाम की जो क़यादत में यहाँ पे छापा मारा गया और अब इसको जो है वो सील किया जा चुका है। 25 मन गोश्त यहाँ से बरामद किया गया गधों का और उसको जो है वो तल्फ कर दिया गया। जब ये पूछा गया कि ये गोश्त कहाँ जा रहा था तो उस पर तसल्ली बख्श जवाब जो है वो बाई पेपर्स के ऊपर नहीं दिया जा सका। अलबत्ता ये ज़रूर बताया गया कि ये गोश्त जो है ये चाइना भेजा जाता था, खालें जो हैं वो भी ग्वादर के रास्ते जो है वो चाइना भेजी जाती थी, लेकिन अभी तक इस बात के डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस सामने नहीं आए। जो एक चीनी बाशिंदा है जोंग वाई वो गिरफ्तार है, उसके अलावा यहाँ से 3-4 और लोगों को जो चौकीदार वगैरह थे उनको भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उनको गुस्सा रात ही छोड़ दिया गया था। और उसके बाद इसका मुकदमा रात 1:15 बजे 27 तारीख को 1:15 बजे जो है वो इसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। 4 मुख्तलिफ दफ़ात जो है वो लगाई गई हैं। ज़राए का ये बताना है कि इसी तरह के इसी कंपनी के स्लाटर हाउस जो है गधों के वो 2 और स्लाटर हाउस जो है वो भी मुख्तलिफ एरियाज़ में मौजूद हैं, ताहम उनके बारे में पुलिस या फूड अथॉरिटी जो है वो कुछ भी नहीं बता रही। इसी तरह से यहाँ जो है आज दिन भर सरगर्मियाँ जारी रहीं। SP काज़म नकवी जो हैं वो यहाँ पे आए, इस इलाके के जो मुतलका थानों के 3 SHOs हैं वो भी आए, अभी भी CIA और इसी तरह से फूड अथॉरिटी के हुकाम अंदर मौजूद हैं। इस इलाके में स्मेल अगरचे कम हो चुकी है लेकिन अब भी स्मेल है, हम यहाँ से फील कर सकते हैं कि यहाँ पे खासी स्मेल इस वक्त भी मौजूद है। ताहम जो चीनी बाशिंदे की गिरफ्तारी थी उसके बाद मज़ीद कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। और ज़राए का ये बताना है कि जो चीनी बाशिंदे का मोबाइल है वो ट्रेस किया जा रहा है कि उसमें से पता चले कि ये गोश्त किसको फराहम किया जा रहा था, कहीं ये पाकिस्तान में जो है वो इसको तो नहीं खिलाया जा रहा था। यहाँ पे लड़की और लड़कियाँ काम करते थे पाकिस्तानी जो कि बेरोज़गारी की वजह से यहाँ पे काम करने पे उसी तरह मजबूर थे जिस तरह मुख्तलिफ चाइनीज़ जो है वो यहाँ पे कॉल सेंटर्स का एक स्कैम जो बहुत से बंद भी किए गए वहाँ पे काम करने पे मजबूर हैं। हालांकि उनको मालूम होता है कि ये स्कैम है लेकिन इसके बावजूद वो बेरोज़गारी की वजह से काम करने पे मजबूर हैं। यहाँ पे भी लड़के लड़कियाँ जो है उनको बताया जाता था कि यहाँ पे बीफ जो है उसकी पार्सल किया जाता है, उसकी पैकिंग की जाती है और वो यही काम करते थे। अभी इसकी जो तफ्तीश है, जो तहकीक है, उसका सिलसिला जारी है। ताहम ज़रा ये बता रहे हैं कि इसमें हमारे 2 चाइना का जो सफारत खाना है वो भी इन्वॉल्व हो गया है। अभी देखते हैं कि इस तफ्तीश का अगला रुख जो है वो क्या बनता है। जैसे मज़ीद डेवलपमेंट्स आएंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ अली हमारे साथ मौजूद थे, वो ये कह रहे थे कि तमाम पहलुओं से इसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। फैसल, इट्स अ डेवलपिंग स्टोरी, पता चल ही जाएगा कि ये पाकिस्तान में बेचा जा रहा था या सिर्फ चाइना भेजा जा रहा था। एब्सोल्युटली, इस पर हम नज़र रखेंगे। अब ज़रा हम मौसम की बात कर लेते हैं। आज सुबह जब आप घर से निकली होंगी तो मौसम आपको कैसा मिला? वेल, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे वेदर कल भी बहुत अच्छा था, वीकेंड वाज नाइस। आई थिंक सैटरडे वाज लिटिल हॉट लेकिन कल का मौसम अच्छा था एंड आई डिड गो ऑन। और अभी तो थोड़ी बहुत
बूंदाबांदी हल्की फुल्की, बल्कि फुहार कह लें उसको, हल्की फुल्की हुई। लेकिन वो जो बारिश मुझे 25 तारीख तक कही गई थी कि कराची में हो जाएगी, वो ना हो सकी। नहीं, कराची का मुल्क भर में कहा था। देखिए अच्छा, मुल्क भर कराची में नहीं आता। मौसम के हवाले से पूरा मुल्क अलग है और कराची लगता है अलग सैयारे पे है, अलग सैयारे पे है ना, तो उस पर तो पता नहीं कब होगी। लेकिन पूरे मुल्क में आज से 31 जुलाई तक इस्लामाबाद के साथ खैबर पख्तूनख्वा पंजाब मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है और बलूचिस्तान में कल और परसों, जबकि सिंध में 30 से 31 जुलाई के दौरान बारिशें होंगी। बिल्कुल, और बारिशों के बाइस मकामी नदी नालों में तो गयानी है और का खदशा जाहिर किया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में नशेबी इलाके ज़ेर आब हैं एंड वी बिन रिपोर्टिंग अबाउट इट कि लैंड स्लाइडिंग हो रही है। जो लोग अपर एरियाज़ में जा रहे हैं वो प्लीज़ केयरफुल हो जाएं और अगर अवॉइड कर सकते हैं फिल वक्त अपर एरियाज़ का कोई टूर तो वो भी कर लें। मलिक सईद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। गुड मॉर्निंग टू यू एज़ वेल। मलिक, बताइएगा कहाँ पर हैं, क्या सिचुएशन यहाँ पर पानी की देख रहे हैं, बारिश के हवाले से क्या अपडेट्स आ रही हैं? जी बिल्कुल, आज सुबह ही इस्लामाबाद के मौसम की बात कर रहे हैं तो इस्लामाबाद में हब्स की वजह से गर्मी है, लेकिन अगर महकमा मौसमियात की बात करें तो महकमा मौसमियात की जानिब से खिता पटवार खुसूसन रावलपिंडी, इस्लामाबाद, चकवाल और अटक में जो है कहीं कहीं बादल और कहीं कहीं हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। चकवाल और मुलेका इलाकों में जो है वो कहीं कहीं हल्की बारिश मुतवक्को है। इसी तरह इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बताया गया है कि नमी की ज़्यादती के साथ साथ कहीं कहीं बारिश भी हो सकती है। अगर हम बात करें आज़ाद कश्मीर की तो वहाँ पर भी बारिश के हवाले से इम्कान जाहिर किया गया है। झेलम वैली और आज़ाद कश्मीर में गहरे चमक के साथ दरमियानी बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा की बात करें पेशावर, मर्दान, एबटाबाद, सवात और दीर में हल्की बारिश और बाज़ का जगहों पे जो है वो बादल छाए रहने का इम्कान जाहिर किया गया। इसी तरह जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे भी बारिश का इम्कान बताया गया है। अगर हम मौजूदा मानसून बारिशों के बाद डैमों की सूरत हाल की बात करें तो डैमों की सूरत हाल इस टाइम बहुत बेहतर है और पानी का काफ़ी ज़्यादा ज़ख़ीरा मौजूद है। तरबेला, मंगला और चश्मा डैम में जो है वो पानी का ज़ख़ीरा 99 लाख और 21,000 एकड़ फुट है। अगर हम बात करें तरबेला डैम की तो तरबेला डैम में की सतह इस वक्त 1534 फुट ठीक है। मलिक और सईद, पानी आप का ज़ख़ीरा जो 48 आगाह कर रहे थे, इल्म का रुख कर लेते हैं और यासिर फहमीद हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, एक और मानसून का स्पेल आज एंट्री देने जा रहा है, क्या सिचुएशन है झेलम में? बारिशों का सिलसिला रुकने और तबाही फैलाने के बाद झेलम के बरसाती नालों में भी पानी भर गया है, जबकि सैलाब ज़दा इलाकों में खड़ा पानी भी खुश्क हो चुका है। नाला गहान और नाला बिनहा में भी पानी की सतह इस वक्त कम हो चुकी है। इसके साथ साथ मंगला डैम में पानी की आमद में भी कमी वाक़ हुई है। डैम में इस वक्त 24,000 क्यूसिक आमद जबकि 12,000 क्यूसिक इखराज किए जा रहे हैं। मंगला डैम में पानी की सतह 1199 फुट है, जो कि इंतहाई लेवल से 43 फीट कम है। दरिया झेलम इस वक्त खुश्की का मंजर पेश कर रहा है। जिला झेलम में सैलाब से तबाहकारियों के हवाले से अगर बात की जाए तो इससे 2 लाख एकड़ से जायद रकबा मुतासर हुआ है, जबकि 10,000 एकड़ पर खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। सैकड़ों मवेशी सैलाबी रेलों की नजर होने से बहुत शुक्रिया डिटेल से आप हमें आगाह कर रहे थे। मौसम की सूरत हाल जैसे फैसल भी कह रहे थे, वी आर ऑल्सो टेलिंग यू कि एक नया स्पेल आने वाला है। वो स्पेल कैसा होगा ये जान लेते हैं। तर्जुमान महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। एक नया स्पेल एक्सपेक्ट किया जा रहा है, मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ, कौन से एरिया में बारिश होगी, कितनी बारिश होगी? बहुत बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम जी। आज से ये नया स्पेल जो है ये मुल्क के अक्सर इलाकों को मुतासिर करेगा, जिसमें इस बात की तवक्को है कि इसकी इंटेंसिटी प्रीवियस सिस्टम से ज़्यादा होगी। इसके साथ इसमें जो है वो तकरीबन पंजाब के अक्सर इलाकों में, इसके साथ साथ गलियात, कश्मीर, KPK, GB, इन इलाकों में अक्सर जगहों पर जो है वो मूसलाधार बारिश के इम्कानात हैं। स्पेशली जो नॉर्थ ईस्टर्न पंजाब है जिसमें सियालकोट, नौरवाल और उससे मुलिका जम्मू कश्मीर का इलाका है, यहाँ पर इंटेंस रेनफॉल हो सकती है, जिसकी वजह से हमारे जो दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ हैं उसमें अच्छी बारिश है, जिसकी वजह से दरियाओं में पानी का बहाव तेज़ हो सकता है। अच्छा अंजुम साहब, हमने देखा कि इससे पिछले वाला जो स्पेल था वो तो सर बड़ा डेवस्टेटिंग था। हम क्या उसी तरह के एक स्पेल का इंतजार करें? या मैं आपको सुन नहीं पा रहा। अब आप मुझे सुन सकते हैं? जी, का बेहतर है। ऑल राइट। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि हमने देखा कि जो पिछला स्पेल था सर बड़ा डेवस्टेटिंग था, पंजाब, KPK, गिलगित, हर जगह बड़ी तबाही हुई। उसी तरह का कोई स्पेल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगला जो आने वाला है? जी बिल्कुल, ये भी स्पेल उसी तरह से ही होगा और कुछ जगहों पर शदीद मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। स्पेशली जो आपके KPK के जनूबी इलाके हैं या उससे मुल्का पंजाब के इलाके हैं,
वेस्टर्न पंजाब में जो है इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है, इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्टर्न पंजाब। ओके। अच्छा अनुज साहब, मुझे ये बताइएगा कि इधर सिंध की तरफ क्या सूरत हाल है अभी आने वाले दिनों में बारिश की? देखिए, सिंध में फिल वक्त पॉज की कैफियत है मानसून में, ऑल दो के क्लाउडी वेदर बहुत अच्छी तरह से है। कराची में भी आज मौसम बहुत अच्छा है, ताहम अभी कोई बारिश के इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। उसकी रीज़न ये है कि अभी बहर अरब से जो है इसको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पा रही है, क्योंकि वहाँ के सी सरफेस टेम्परेचर जो है वो कतरे ठंडे हैं। ओके ओके। एंड ओवरऑल फॉर द होल वीक अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में क्या सिचुएशन ओवरऑल नज़र आ रही है? बलूचिस्तान की भी अगर आप मुझे बता दें, एंड और कोई अगर मैंने मिस कर दिया है कुछ तो। देखें जी, ये सिलसिला तकरीबन 31 तारीख की रात गए तक जारी रहेगा, जिसमें केपी, जीबी, कश्मीर, पंजाब के तो अक्सर इलाके जो हैं इससे मुतासर होंगे। ताहम जो बलूचिस्तान के शुमारी इलाके हैं, जिसमें सिब्बी से ऊपर के इलाके, बारखान, कोलू, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, इन इलाकों में, और इसके साथ साथ अगर हम सदरन बलूचिस्तान की बात करते हैं तो खुजदार, लसबेला, इन इलाकों में भी एक अच्छी बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे। जबकि सिंध के जो मगरबी इलाके हैं इनमें भी कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। ताहम रेस्ट ऑफ द सिंध में जो है मौसम मोस्टली जो है वो क्लियर ही रहेगा। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया अंजुम नज़ीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कहाँ कहाँ बारिश हो रही है तो आपने बता दिया। कराची वालों के लिए आप ये बता के जा रहे हैं कि बस बादल रहेंगे, बरसेंगे नहीं। इसी के साथ हम एक ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये गरजेंगे नहीं और बरसेंगे नहीं। वेलकम बैक। उम्मीद करते हैं आपकी सुबह का आगाज़ हुआ होगा अच्छा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो एज फैसल सेज हम है ना बट मुझे ऐसा लगता है कि मंडे में आपको, जब आपका वीक का शुरू होता है तो आपको अच्छा स्टार्ट करना है, अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा नाश्ता भी करना चाहिए। फैसल लाई हैं? नहीं, मुझे लगा तुम लेकर आओगे। हैव यू ब्रॉट एनीथिंग फॉर मी? ये क्या बात यार है व्हाई, मतलब ये बड़ी अजीब सी बात है। हमेशा लड़की से एक्सपेक्ट किया जाता है कि मेहमान खाने अपना रिस्क पकाने खुद वाला। लाता है। लाए हो? मेहमान कौन है उमर उनमें से? उमर शरीफ से। लेकिन हम में से चले, मेहमान कौन देखिए है? ये नाश्ता कौन कराएगा और कौन नहीं कराएगा, इस पे हमारी ऑफ कैमरा तो बहस चलती ही रहेगी रोज़े अज़ल से रोज़े अबद तक। लेकिन अब ज़रा सियासी नाश्ते की बात कर लेते हैं जनाब। मुल्क के किस कोने से क्या खुशबू आ रही है? तो पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से क़ायद नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हुई है ज़बरदस्त मुलाकात, जिसमें हुई है सियासी मामलात पे बातचीत। नवाज शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने छांगला गली में नाश्ता तो नहीं, लंच एक साथ किया है। And the other news is कि the smell is coming from नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार's recent visit। अमरीका के दौरे पर गए वो, और न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में उनका ये कहना था कि हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया है। मईशत में बेहतरी वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है, और इस वक्त जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुल्क का कीमती सरमाया है। एब्सोल्युटली। और उन्होंने साथ ये भी कह दिया कि भाई GDP और ज़र मुबादला में बेहतरी भी आई है। आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान की माशी सनद पर इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं, और जो एक वावेला मचा हुआ था उस हवाले से क्लैरिटी दी है। आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान की बेटी है, कोई गलत फहमी में ना रहे, कोई ये ना बताए कि हमने आफिया सिद्दीकी के लिए कोशिश नहीं की है। आफिया की रिहाई के लिए सर तोड़ कोशिशें की हैं। जो बाइडन के जाने से पहले आफिया सिद्दीकी की माफ़ी की दरख्वास्त भी की थी। और साथ ही एक और डेवलपमेंट है, वो भी हमें चाहिए कि हम अपने नाज़रीन बिल्कुल। इराक और ईरान जाने वाले ज़ायरीन के लिए हुकूमत की तरफ से अब एक नया हुक्मनामा सामने आ गया है। ज़ायरीन को अरबैन के लिए सफ़र की इजाज़त नहीं होगी, ताहम ज़ायरीन जो है वो हवाई सफ़र ज़रूर कर सकेंगे। अच्छा, इसमें वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक्स पर यह पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि ये फ़ैसला जो किया गया है वज़ारत ख़ारजा, बलूचिस्तान हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों से मुशावरत के बाद अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सलामती के मफाद में किया गया है। वज़ीर आज़म से मुलाकात में वज़ीर दाखिला ने ज़ायरीन की नई पॉलिसी पर ब्रीफिंग दी, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत के बाद PIA ने 40 ज़ायरीन के लिए खुसूसी परवाज़ें चलाने का ऐलान कर दिया है। तो अब ज़रा इन अहम ख़बरों पर कुछ तज्ज़िया भी ले लेते हैं, और जो हमने इसहाक़ डार वाले मामले पे बात जो की है, सबसे पहले बात कर लेते हैं बतूल राजपूत, सीना इनका पर्सन है। बतूल अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया। और साथ में एहतशाम उल हक साहब सीना तज़्ज़िकार भी हमारे साथ मौजूद है। एहतशाम साहब, आपको भी गुड मॉर्निंग। तो बतूल, सबसे पहले तो ये बताइए, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का हालिया जो दौरा अमरीका है उसको कैसे देख रही हैं आप? बिल्कुल, ये विज़िट बहुत आम है पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक पोजीशनिंग के लिए, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की वॉर के बाद पाकिस्तान की मिलिट्री ने और पाकिस्तान के सियासतदानों ने जितना इंटेलिजेंटली डिप्लोमेटिकली प्ले किया, जैसे बिलावल की टीम ने वर्ल्ड वाइड डिप्लोमेटिक मुलाकातें की, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान बहुत स्मार्टली
मूव कर रहा है, और ममालिक को इसी तरह करना चाहिए बजाय कि पिक एंड चूज़ करे। अब पूरी दुनिया एक रियल वर्ल्ड में रहती है, लोगों ने अपनी तरजीहात, अपनी इंक्लिनेशन ममालिक ने चेंज किए हैं, अपने मफाद को पहले देखा जाता है। पर एट द सेम टाइम कुछ लोग ये एनालिसिस भी करें कि मे बी पाकिस्तान को चाइना और अमेरिका में पिक एंड चूज़ करना पड़ेगा। लेकिन जब हम सेंस कर रहे हैं इस वॉर के बाद जितनी कामयाबी से पाकिस्तान ने अपना फुट होल्ड स्ट्रॉन्ग किया है, पाकिस्तान इज़ डेफिनेटली एबल टू मेंटेन अ बैलेंस डिप्लोमेटिकली बिटवीन द टू। और मेरा नहीं ख्याल कि इस मामले में पाकिस्तान को पिक एंड चूज़ करने की ज़रूरत है। और ना सिर्फ डिप्लोमेटिक पोजीशनिंग बल्कि पहले जो एक इम्प्रेशन होता था पाकिस्तान का कि शायद यूएस पुल आउट के बाद पाकिस्तान अमेरिका के लिए इतना अहम नहीं रहा या अमेरिका के इंटरेस्ट्स चेंज हो रहे हैं, लेकिन जो तवातर से दौरे हुए हैं, जो अमेरिकन पाकिस्तान आए हैं, पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ अमेरिका गई हैं, तो ये जो एक फ्रीक्वेंट एक्सचेंज ऑफ पीपल एंड व्यूज़ एंड आइडियाज़ है, इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू वर्क फॉर पाकिस्तान। बतूल थोड़ा मुल्की सियासत को भी शामिल कर लेते हैं। आई वाज थिंकिंग ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, क्या सियासी असरात आप देख रही हैं, इसके पीछे क्या होने जा रहा है? कोई ऐसी डेवलपमेंट जो कि खलबली में जा सकती है या कुछ सिचुएशन क्रिएट हो सकती है? जी देखिए, जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हो रही है इसमें ज़्यादातर जो हजम है सियासी जमातों का वो अपोजिशन जमातें हैं, और अपोजिशन जमातें किन लाइंस पे काम कर रही हैं, उनके कंसर्न्स क्या हैं, वो दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंसर्न्स। तो उसमें डेफिनेटली गवर्नमेंट का स्टेक तो बहुत कम है। और जब हमने बात भी की पीटीआई के लोगों से, तो उन्होंने तो वाज़ेह तौर पे कहा कि हमारा तो मकसद ये है कि गवर्नमेंट किसी तरह गिर जाए और गवर्नमेंट चेंज हो जाए। तो अगर इतने एक्सट्रीम इंटेंशन के साथ ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हो रही है और उसमें गवर्नमेंट को बाकायदा तौर पे इनवाइट नहीं किया जाता, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि हमें तो इनवाइट नहीं किया गया, और अगर उनका इंटेंशन ये है कि हमें रिप्लेस करें तो हमें तो टेक्निकली इस पार्टी का या इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होना ही नहीं चाहिए। और जहाँ तक हमने बात की कि जो पीटीआई को पार्टी सपोर्ट करती हैं, ख़ास तौर पे जो 6 पार्टी अलायंस है, तो दे वेरी अनक्लियर। फॉर एग्जांपल खाकान अब्बासी साहब ही डजंट नो कि इसका मकसद क्या है, या जो एहतजाज होने जा रहा है, जो पार्टी सारी पार्टियां साथ बैठेंगी तो एग्जैक्टली वो मुतालबा क्या करेंगी। और वो जमातें जो पीटीआई को सपोर्ट करती रही, वो ख़ुद कहती हैं कि पीटीआई हैज़ टू रीविज़िट इट्स डिमांड, चाहे वो इलेक्शन की है, चाहे वो अपने सियासी असीरों के हवाले से है, या इमरान खान की रिहाई के हवाले से है। तो देखना ये कि जब ये कॉन्फ्रेंस होती है तो एग्जैक्टली अपना क्या एजेंडा सामने रखते हैं, क्योंकि इससे पहले जो भी एजेंडा पीटीआई ने रखा वो इतना सियासी तौर पे लचकदार नहीं था कि उसका फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हो सके। तो हमें ये देखना होगा कि वो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा कैसे उठाते हैं। और मेरा ख्याल है कि इसको ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट या वो जमातें नहीं शामिल होंगी जो पीटीआई के मुखालिफिन हैं, क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस का मकसद गवर्नमेंट को हरगिज़ सूट नहीं करता। ठीक है, बतूल हमारे साथ ही मौजूद रही है। एहतशाम साहब को शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। सुबह बखैर एहतशाम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मुझे जानने कि व्हाट हैपेंड, अभी रिसेंट जो मुलाकात हुई है मरियम साहिबा की वज़ीर आज़म साहब से, उसकी कुछ इंसाइट हमें बताइएगा और इस पर क्या माहौल बन रहा है। एक तरफ हम ऑल पार्टीज़ की बात कर रहे हैं, एक जानिब हम जानते हैं कि पीटीआई चाहती है कि वो कुछ रिफ्ट क्रिएट कर सके, अपने मतालबात सामने रख सके। इस तनाजुर में ये मुलाकात हो रही है। देखिए साहब, ये 2 चीज़ें बड़ी अहम है। पीटीआई के हवाले से तो ये बड़ा वाज़ेह तौर पे पता चल गया है कि उनके साथ बाकी सियासी जमातें नहीं हैं। एपीसी जो आपने देखा गंडापुर साहब ने की थी, कोई पार्टी इसमें किसी ने शिरकत नहीं की थी। अभी जो बाकी पार्टियां, चाहे गई की पार्टी है, उसके बाद आपने देखा दूसरी खाकान अब्बासी की पार्टी है, वो भी लगता है ख़त्म होने वाली है। आज स्टेटमेंट पढ़ लिया हुआ, वो कहते हैं जो हुकूमत जाएगी तो मैं वापस पीएमएल में चला जाऊँगा। तो लगता नहीं है कि कोई पीटीआई के लिए बज़ाहिर ऐसा है कि वो 5 अगस्त तक कोई बड़ा मोमेंटम बिल्ड कर सकें, हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर सकें। हुकूमत के लिए मुश्किल, ये जो आप सादिया सवाल पूछ रही है ना कि इन तीनों लोगों की बैठक, ये प्राइम मिनिस्टर साहब की, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब जो बैठे हैं वहाँ पे मरी में जाके, ये ऐसे नहीं बैठे। देखिए अंदरूनी मसाइल इनके हैं, पार्टी के अंदर अपने मसाइल हैं, फिर असल बात है कारकर्दगी की। अब यही कहा जा रहा है कि जी पीटीआई को अगर आप समझते हैं कि जी हमने काउंटर करना है, तो उसके लिए आइंदा इलेक्शन जब भी होगा, पहले होता है वक्त से बाद में होता है, जिस वक्त भी होगा, तो उसके लिए हमें परफॉर्मेंस कारकर्दगी दिखानी होगी। वहाँ पे इनको लग रहा है कि चीज़ें ठीक नहीं है। नवाज शरीफ साहब बार बार जो मेरी इत्तला है वो यही कह रहे हैं कि ये चीनी का बुरान आपसे खत्म क्यों नहीं हुआ, बजाय इसके कि वो 200, आपको पता है सादिया कीमत थी, आज सूरत हाल ये है कि चीनी कराची, लाहौर, बाकी जगहों में 210 रुपए फी किलो बिक रही है। तो ये हुकूमत की नाहली है बहुत बड़ी, जिन्होंने कीमत मुकर्रर की थी 165 रुपए, कोई भी जो है ना वो उस पर देने के लिए तैयार नहीं। और बबांगे दौल
वो चीनी के डिस्ट्रीब्यूटरों, ये आपकी चीनी की मिलें हैं, ये इनके मालिकान हैं, उन्होंने एका किया हुआ, एक साथ बैठे हुए हैं, किसी सूरत में वो कीमत नहीं करेंगे, कम करेंगे। तो ये नवाज शरीफ साहब बार बार सवाल करते हैं कि भाई गवर्नमेंट की रेट कहाँ है, और पंजाब 12 करोड़ का सूबा है, हमने अगला इलेक्शन जीतना है। वैसे भी आपको पता है मुश्किल हालात में पीटीआई के साथ जिस तरीके से उनका मुकाबला हुआ 2024 के इलेक्शन में, अब जो इतना लोग बातें कर रहे हैं कि किसको कितनी वोट मिले थे, उस तनाजर में तो ये रमा फिक्रिया उनके लिए है। तो ये किस्म की वार्निंग है नवाज शरीफ साहब की तरफ से कि भाई काम करें। ठीक है, मरियम नवाज कुछ अच्छे काम भी कर रही है, लेकिन ये कोई इतने इम्पोर्टेंट नहीं है साजिया कि जिसको लेके आपको अगला इलेक्शन जीत सकते हैं। इसके लिए जिस लेवल की कारकर्दगी चाहिए, हर शोबे में चाहिए। देखे ना, गुर्बत तेजी से बढ़ रही है, पंजाब में भी है, बड़ा सूबा, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट आपने देखा पीक पे पहुंच रही है, पढ़े लिखे लोग 24% अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया है, अनहर्ड ऑफ इन पाकिस्तान की तारीख। और एहतशाम साहब, पंजाब में बल्कि हम देखते हैं अंदरून कोई भी इलाके हो, चाहे वो सिंध हो, बलोचिस्तान हो, पंजाब, सो वन, हमें ये पता है कि वोटर को वोट जिस पर उसको एतमाद होता है, वोटर उसी को वोट देता है। ये जो सियासत इस वक्त मरियम नवाज की है पंजाब में, दैट इज़ वन साइड, बट जो नाराज़ हुए लोग, जो कि किसी भी इलाके से वहाँ के मशहूर लोग थे, जो कि सालों साल से वहाँ से जीतते आए हैं, उनको भी तो मनाना है ना। तो वो जो फेलोशिप है वो भी मिसिंग है। देखिए, यही बात है कि एक ग्रुप है खामोश सादिया, जो मुखालफत है, वो नवाज शरीफ के दाई हार्ट जो लोग, मियाँ जावेद जैसे लोग हैं, आबिद जैसे लोग हैं, ऐसे जो हैं अपने चौधरी आबिद फैसलाबाद वाले, इस तरह कुछ और लोग हैं, वो जो ख्वाजा साद रफीक हैं, जो ये समझते हैं कि जी पार्टी उस लिहाज से तो लेफ्ट आउट है, आइंदा इलेक्शन में शायद उसका इतना बड़ा स्कोप नहीं है कि जब तक कि हम कोई ओवरऑल अपनी रीऑर्गेनाइजेशन पार्टी की ना करें। और जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि जी पार्टी उसी वक्त खड़ी होगी कि जब तनाज़ात खत्म होंगे, पार्टी के अंदर ये जो मुखालफत है, ग्रुपिंग है, इसको ख़त्म किया जाए। नवाज शरीफ साहब की एक बात साथी है कि वो ओपनली कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे, लेकिन आप देख रहे हैं कि जो खबरें आती हैं, जो मरी की बैठक है, वहाँ से तो खबरें इतलात यही हैं कि एक किस्म की शहबाज शरीफ साहब को ये बड़े प्यार से, मोहब्बत से सरनिश है कि भाई इस तरह काम नहीं चलेगा, यू गॉट टू डिलीवर। उसके लिए जरूरी है कि आप सबको साथ लेके चलें, प्लस ये अदारों की जो परफॉर्मेंस है उसको ठीक करें, गवर्नेंस ठीक नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं ठीक है, जो कराची के हालात हैं वही ऑलमोस्ट लाहौर के बन रहे हैं, क्राइम रेट वहाँ पे भी बढ़ रहा है, चीजें ठीक नहीं है। और वो कह रहे हैं कि जी ये इस तरह तो इलेक्शन हम नहीं जीत सकते। और फिर आप सारी पार्टी को ऑर्गेनाइज करना है, सारे नाराज लोगों को साथ लेके चले, लेकिन उसके लिए कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा प्रेशर है सादिया शहबाज शरीफ साहब पे कि उनके जो आपने देखा कोलिशन पार्टनर हैं वो सारा वक्त उनको मनाने में लगे रहते हैं। कभी पीपल्स पार्टी है, कभी मुस्लिम लीग काफ वाले आ जाते हैं, कभी आपने देखा वो तीसरी जो पार्टी इकट्ठी हुई है वो उसको आप देख लें, जो टूट के आई थी इनके साथ, बाकी पीटीआई के साथ अपना अलीम खान जैसे लोग हैं, वो भी कुछ इतने खुश नहीं है, वो भी कहते हैं कि जी हमारा प्रॉपर हिस्सा नहीं मिला। अब देखें, सब लोग जो है ना वो चाहते हैं कि हमें कैबिनेट में पूरा हिस्सा मिले, एमएनए एमपीए जो चाहते हैं कि जी फंड हमें जरूरत से ज्यादा दिया जाए। ख्वाजा अपना क्या कहते हैं, एहसन इकबाल साहब रो रहे हैं हमारे पास फंड नहीं है, एनएफसी अवार्ड के बाद 18वीं तरमीम के बाद जो है ना मरकज के पास वसाइल नहीं रहे, और ये सारे लोग पैसे मांग रहे हैं और रेवेन्यू बढ़ नहीं रहा। तजारत जिस तरीके से बढ़नी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए, उस तरह नहीं। ठीक है, चीजें इंप्रूव हुई हैं, 39 बिलियन डॉलर की हमारी रेमिटेंस हो गई हैं, और अपना क्या कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 14 साल की उसके बाद मस्बत हालत में चला गया, लेकिन लॉन्ग वे टू गो। अभी आपने हर मार्च पे डिलीवर करना है और इलेक्शन जीतने के लिए आपको बहुत कुछ करना है, उसके लिए जो करने की जरूरत है वो अभी नाकाफी है। ऑल राइट एहतशाम साहब, मैं अब जरा बतूल की जानिब चलूंगा। बतूल, नाउ एक और चीज़, और वो ये कि खैबर पख्तूनख्वा में बार बार वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की तब्दीली की बात हो रही है, कैसे देखती हैं सिचुएशन को? देखिए, मुझे तो बीइंग अ जर्नलिस्ट ये लगता है कि चेंज इन गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए केपी में, क्योंकि इंतहाई वॉलेटाइल सिक्योरिटी एटमॉस्फेयर है, और जो इस वक्त अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी है वो डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती है पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज़ को। और जो रिसेंट अटैक्स बलूचिस्तान में हुए हैं, हमारे जवान मारे जा रहे हैं, सिविलियंस पे भी कुछ अटैक हुए हैं, तो मुझे लगता है कि नोबडी वांट्स चेंज इन द सिस्टम। लेकिन अगर कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें असेंबली इन्वॉल्व है या वोटिंग इन्वॉल्व है और उसमें ट्रांसपेरेंसी है तो आप ज़रूर करें, वरना जिस तरह का एक्सचेंज हुआ है मोहसिन नकवी और गंडापुर साहब के दरमियान, अगर इसी बुनियाद पे या इस तरह की बातें करके फेडरल गवर्नमेंट से ये ख्वाहिश हो कि
चेंज होना चाहिए गवर्नमेंट, तो मुझे लगता है कि ये वक्त की ज़रूरत नहीं है। ऑन दी अदर हैंड, जब हमने इरफान सिद्दीकी से 2 दिन पहले यही सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारा इंटरेस्ट नहीं है कि गंडापुर में की गवर्नमेंट ख़त्म हो, और ना ही हम इसकी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड नून लीग के बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जो उनकी परफॉर्मेंस है या जो उन्होंने अक्सर रियासत के हवाले से जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, या जो वो एक हद से ज़्यादा तनकीद कर जाते हैं गंडापुर, हो सकता है वो उनकी मुखालफत में चला जाए। लेकिन जो हमने डायनामिक्स देखी हैं उसमें अगर गंडापुर के लिए इस वजह से मसाइल होने होते जो वो सख्त ज़बान इस्तेमाल कर जाते हैं तो वो पहले भी होते, तो उस वजह से तो चांसेस बहुत कम है कि अगर वो सख्त बोल जाते हैं तो उनकी वजारत ले ली जाएगी। हो सकता है विद इन PTI कुछ ऐसा चेंज हो सकता है वो विद इन PTI अपना इंटरेस्ट लूज़ करें, लेकिन उसके भी चांसेस कम नज़र आते हैं। बट एट द सेम टाइम हमने JUIFA में ये इंटरेस्ट ज़रूर देखा है कि अगर उनको अपॉर्चुनिटी, आई एग्री विद दैट। बट मेरे बहुत शुक्रिया एहतशाम साहब आपका भी कि आपने अपना वक्त हमें दिया सुबह और अपना एनालिसिस हमारे साथ शेयर किया। बट मेरे ज़हन में एक बात आ रही थी कि चेंज शायद नहीं, बट एक चीज़ जो खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा मसला है वो ये कि उनकी दहशतगर्दों के खिलाफ पॉलिसी KP की फेडरल से अलग होने में मसाइल सामने आते हैं ओवर एंड ओवर, जहाँ पर एक पेज पे दोनों नजर नहीं आते, विच एक्चुअली क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर देम। चलें अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो कुछ स्टोरी है इंपॉर्टेंट वेरी बहुत डिस्कस करनी है। लेट्स टेक अ ब्रेक आफ्टर दिस। ब्रेक में जाने से पहले हमने कहा था कि कुछ बहुत अहम मामलात हैं जो आपके सामने रखने हैं, और सादिया मी एज अ मेल जब ये चीज़ें सामने आती हैं तो यकीनन सर शर्म से झुक जाता है, इसलिए बिकॉज हम इस चीज़ के दाई हैं कि, और हम ये कहते हैं कि जी औरत का मर्द के साथ पाकिस्तान में शाना बशाना तरक्की करने का ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर होना चाहिए। इट्स नॉट अस, इट्स नॉट वी मेन हु डिसाइड कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए नॉट बाय चॉइस बट बाय कॉन्स्टिट्यूशन। और कोई बताएगा नहीं, कोई डिक्टेट नहीं करेगा ख़ातिन को कि उन्होंने क्या करना है, ये उनके आइन में जो तफवीज़शुदा हकूक़ हैं ये उनको दे दिए गए। लेकिन ऐसे लोग, ऐसे बदबख्त लोग जो इस चीज़ को तो खुजा इन औरतों को ज़िंदा रहने का हक़ भी नहीं देना चाहते। मुझे समझ में नहीं आता कि हम बारहा ये बातें करते हैं, बार बार हुक्काम बाला तक ये बातें पहुंचाते हैं, बार बार ज़मीर झंझोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे कि हमने पहले भी बताया कि एक हफ्ते के दौरान इस तरह के केसेस आए हैं कि अलमान अल हफीज़ रूह कांप जाती है सादिया। बिल्कुल, और जहन में आप इसको प्रोसेस नहीं कर पाते। अगर वो वीडियोस आप देख लें, जो वीडियोस हमारे सामने होती हैं, अगर आप उन वीडियोस को देखते होंगे, लोगों के पास सोशल मीडिया पर वो आती होंगी, तो वीडियोस हमें हिला के रख देती हैं और हम कई दिन तक उससे बाहर नहीं आ पाते। मैं सोचती हूँ उन लोगों के जहनों में क्या होता होगा जो औरतों के साथ ये सलूक करते हैं, और ये बार बार मेरे जहन में बात आती है। इसी बात कर लेते हैं, हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, किरण साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। ये वाक़यात आए रोज़ हमारे सामने आए, चाहे वो बलूचिस्तान हो, कोई मुल्क का ऐसा शहर, कोई इलाका ऐसा नहीं है जहाँ किसी औरत के ऊपर तशद्दुद ना किया जाता हो, जहाँ किसी बच्ची के साथ ज़्यादती ना की जाती हो। आए रोज़ ऐसे वाक़यात हमारे सामने आते हैं। औरतों को मार दिया जाता है, उसने टिकटॉक पे वीडियो बनाई है। क्या जहन में आता है इन लोगों के? क्या इनको लगता है कि औरत क्या चीज़ है, कोई कमोडिटी है कि आपको नहीं समझ आ रही वो तो उसको उसकी जगह से हटाने के लिए मार दे? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग फॉर दिस कॉम्प्लेक्स एंड सेंसिटिव टॉपिक। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आजकल बहुत ज़्यादा ये चीज़ तवील और एक बहुत ही बढ़ती चली जा रही है हमारे कल्चर में। देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये एक बहुत ही पैट्रियार्कल माइंडसेट है। पैट्रियार्की हमारे यहाँ जहाँ पर डोमिनेंस यानी मेल डोमिनेंट सोसाइटी या वो कल्चर जहाँ पर मेल डोमिनेंसी है, वहाँ पर ये बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस होता है उनका कि जो औरतें हैं वो उनकी ऑनरशिप में हैं और वो उनके बगैर, उनसे पूछे बगैर, उनको बताए बगैर कोई काम नहीं कर सकती हैं, चाहे वो उनकी अपनी फैमिली मेंबर्स क्यों ना हो या उनके ख़ानदान के क्यों ना हो। इस चीज़ को लेते हुए अगर कोई चीज़ अपोजिट या उनको बगैर बताए की जाए तो वो उनके लिए गैरत का बाइस बनती है। अच्छा, अब जिन चीज़ों पे मारा चला जाता है वो एक रिजिड कल्चरल बिलीफ भी इनका आ जाता है कि जहाँ पर ये इतना शिद्दत से इस चीज़ को बिलीव करते हैं कि अगर कोई भी चीज़, कोई उसूल, कोई नॉर्म अगर उनके कल्चर से हट के हुआ तो ये उनके एक
थ्रेट है उनके कल्चर को कि किसी ने ऐसा कैसे कर दिया, चाहे वो अपनी बेटी, अपनी बीवी या अपनी माँ क्यों ना हो। तो ये अपने वो जो ऑनर है गैरत के नाम पे जो वो मार देते हैं, वो इसीलिए कि उनके कल्चर से डिविएशन हो रही होती है और लोग क्या कहेंगे और उनको नामर्द कह दिया जाएगा, क्योंकि पेट्रियार्की निज़ाम है तो उसमें तो मेल डोमिनेंसी है। आपकी औरत ने ऐसे कैसे कर दिया, आप कहाँ थे, आप मर्द ही नहीं है। तो इतना ज़्यादा वो सेल्फ पे ले लेते हैं, ये इनकी साइकी इतनी डिस्टॉर्टेड हो जाती है कि वो और रिलेशंस या कत्ल कितना बड़ा गुनाह है इस चीज़ को नहीं देख पाते। रिलेशन कितना प्यारा है, कितना खूबसूरत है, कितना आपसे करीब है, इस चाहत को भी नहीं देख पाते। वो बस अपनी गैरत, ऑनर, कल्चर के बिना पर, एक अंधी तकलीद के बिना पर ऑनर किलिंग कर जाते हैं। दो चीज़ें, एक तो ये सज़ा का ना होना और इस चीज़ का पता होना कि अगर तो जी हम जिरगे के थ्रू आ रहे हैं तो हमें क्या ही सज़ा हो जाएगी ना, तो फियर तो है ही नहीं हमारे पास सज़ा का। एक चीज़, दूसरी चीज़, वो हमें उन ख़वातीन के किरदार को भी अनअर्थ करना चाहिए जो घरों से लेके और ये जो रिसेंट जिरगे का फ़ैसला आया है उस तक उसको सपोर्ट करती हैं। अगर कोई बहू आ रही है तो उसको इक्वली ट्रीट ना करना, ये उस घर की ख़ातीन भी कर रही होती है। और अभी जो बलूचिस्तान में वाक़या हुआ है उसमें उस औरत की माँ का सामने आना और ये कहना, मे इट बी कि वो फोर्सफुली कह रही है, जो भी कह रही है, लेकिन हमारे पास ये माइंडसेट है कि जी अगर ऐसा है और जिरगों ने कहा तो फिर ठीक है, सही है। तो इन चीज़ों का भी हमें ज़रा डिस्कशन करनी चाहिए इस पर। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आप जिस डर की बात कर रहे हैं कि अगर सज़ा ना होने का डर होना, आपको पता है कि इनके अंदर जो फेयर है ना, वो ये नहीं कि हुकूमत क्या करेगी और बाकी लोग क्या कहेंगे। उनको जो मेन फेयर होता है, डीप फेयर होता है, दे आर स्टन्ड बाय दैट फेयर कि हमारी कम्युनिटी के लोग क्या एक्शन लेंगे अगर हमने इस चीज़ पर काम नहीं किया। अगर हमारी बेटी ने ऐसा कर दिया और हमने उसको कुछ नहीं कहा तो हमारे कल्चर, हमारे कस्टम के लोग हमारे साथ क्या सलूक करेंगे, वो हमें डिसरिगार्ड कर देंगे, हमें डिसोन कर देंगे, या हमारे साथ कोई बहुत बड़ी सजा के हमें मुर्तकिब ठहराए जाएंगे। तो इस वजह से वो एक बड़ी जो हम जिस सतह पे समझते हैं कि हुकूमत की तरफ से कुछ हो या ओवरऑल सोसाइटी की तरफ से कुछ हो, वो अपने कस्टम को, ट्रेडिशन के फेयर से, उसके थ्रेट से डर के ये सब काम करते हैं। फिर एक और चीज मैं आपको बताऊं, साइकी मिसगाइडेड सेंस ऑफ जस्टिस होता है इनके अंदर। इसका मतलब है कि वो उनके अंदर ये चीज होती है कि जो वो कर रहे हैं ना वो राइट है, ये जस्टिस मिला है, बच्ची ने ऐसा किया, उसको कत्ल कर दिया गया, ये हमने इंसाफ किया। आप समझ रहे हैं, जिस माइंडसेट कस्टम से ये वो आ रहे हैं उस बिना पे ये उन्होंने इंसाफ कर दिया। तो मींस राइट और रॉन्ग क्या है, वो इस चीज से उनकी साइकी बिल्कुल बालातर हो चुकी है। उनको सिर्फ ये दिखता है कि उन्होंने अपने एक अंधी तकलीद वाला जो कस्टम है उसको फॉलो करते हुए, इवन अगर आप उनसे बात करें तो उनको लगेगा कि बहुत ही सेटिस्फाइड है, वो अपने फैसले से बिल्कुल सेटिस्फाइड, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। ठीक है, तो ये उनके अंदर इतना बड़ा कॉन्फिडेंस होता है इस चीज को। जाहिर है जब एक माइंडसेट, एक बच्चा बचपन से चीजें देखकर बड़ा हो रहा हो, उसको कोई गाइडेंस ना मिल रही हो, राइट क्या है वो ना मिल रहा हो, तो वही बात है ना, एजुकेशन की भी कमी है, लिटरेसी की भी कमी है, और अगर हो भी लेकिन उस कस्टम के दायरे से कभी निकल के देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं, तो वो इन्हीं चीज़ों को फ़रोग देता है। ठीक, बहुत शुक्रिया किरण फॉर योर टाइम। एक दफ़ा फिर से हमारे तरह के वाक़यात जब भी सामने आते हैं तो थोड़ी देर के लिए हमें पॉज कर देते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, कौन सी सोसाइटी में रहते हैं। हमने इतना सफ़र जो तय किया था अपनी औरतों को पावरफुल बनाने के लिए, उन्हें एम्पावर करने के लिए, क्या वो सफ़र सिर्फ एक पिक्चर थी जो हमारे सामने क्रिएट की और लगता है ऐसे कि एक कदम आगे लेके दो कदम पीछे चले जाते हैं सामने। चलिए अब हम एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो पड़ोसी मुल्क से जो धुआं उठ रहा है क्रिकेट को लेके, उस पर लाजमी बात होगी। सी यू आफ्टर दिस। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद, आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। चलिए अब ज़रा अपने सबसे फेवरेट टॉपिक की बात कर लेते हैं। भाई भारत पर इन दिनों ना बहुत बुराई चल रही है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान से खेलने से इनकार किया, रुस्वा हुए। पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच चुका है, मजीद रुस्वा हुए। भारत ट्रॉफी की दौड़ से बाहर हो चुका है, शर्म से पानी पानी हो गए। ऊपर से एशिया कप की वेन्यू से लेकर डेट अनाउंसमेंट और डेट अनाउंसमेंट से लेकर भारत पाकिस्तान के एक ही ग्रुप में होने तक मोहसिन नकवी की शतरंज की जो ये
ढाई चाल है, उसने कर दिया है भारतीयों का बुरा हाल। और हाल है इतना बुरा हुआ फैसल कि अब भारतीय मीडिया की आहें, चीखें, सिसकियां और जोर जोर से रोने की जो आवाजें हैं वो पूरी दुनिया को सुनाई दे तो रही चलिए हैं। हम भी थोड़ा सुन लेते हैं। जरा दिखाइए कि वहाँ का मीडिया जो है Let's have a जब look. एशिया कप अनाउंसमेंट हुई है उसके बाद से लेके क्या कुछ जो है उसने रोया धोया है, राइट फ्रॉम अर्नब गोस्वामी टू विक्रांत गुप्ताज एंड एवरीबडी, सब के सब जो है इस वक्त बहुत The हैरान only है, time परेशान we है। cried was when शशि थरूर, जब शशि थरूर ने गाना गाया फिर हम थोड़ा सा हम भी रो लिए थे, but otherwise it was their side that kept crying for everything that happened from the beginning, before the war, in the war and after that. चलिए इसी It पे हम continues. ज़रा बात कर लेते हैं। सैयद हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो सर मोहसिन नकवी ने ट्वीट किया और ट्वीट करने के बाद जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, कितना आप उससे महसूस हो रहे हैं? हम तो बहुत महसूस हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, आपने देखा है कि पिछले दिनों में इंडियन मीडिया ने जब चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी पाकिस्तान क्रिकेट पर कितने हमले किए थे और कितना मजाक उड़ाया था और कितनी कोशिश की थी इसको पाकिस्तान क्रिकेट को डिनाई करने की। लेकिन अब आज वो खुद अपनी इसी सिचुएशन में फंस गए हैं। उस वक्त उनको एहसास नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। आज वो टोटली कैप्चर हो चुके हैं और अब उनकी समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान ने बड़ी इजीली इसको टैकल किया है, कोई लंबी डिस्कशन नहीं की। सिंपली जो है उनका ही फार्मूला उनके सामने रखा है कि आपने कहा था कि पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है इंडिया से बाहर होगा और अब जो वो चीज़ जो है उनके सर पे आके गिरी है। तो जाहिर है इंडियन मीडिया आपको पता है वो हमेशा एग्रेसिव रहा, अपने आप को समझते हैं कि हम दुनिया में सबसे सुपरलेटिव हैं। तो अब उनको एहसास हो रहा है कि हमने कितनी बड़ी गलती उस वक्त कर दी थी। अगर उस वक्त वो पाकिस्तान की बात मान लेते और ये सब कुछ ना करते तो आज ये उनको इस तरह अपना मजाक नहीं उड़वाना पड़ता। एक और मेरे जहन में बात आ रही थी कि अब जो अज़ुद्दीन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आईसीसी इवेंट्स में भी पाकिस्तान के अगेंस्ट हमें नहीं खेलना चाहिए, ये क्या उनके लिए मज़ीद वर्स कर देगा सिचुएशन, या फिर ये उनके लिए अच्छा है या ये हमारे लिए अच्छा है किसी तौर से? नहीं, देखिए अगर इस किस्म की आप हरकतें करेंगे तो आप दुनिया में और आपका मजाक उड़ा। देखिए अब इतना ज़्यादा आगे जा चुकी है दुनिया जहाँ पे हर चीज़ जो है नेगोशिएशन के साथ होती है, गिव एंड टेक के साथ होती है और अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। आपने देखें अगर पॉलिटिकल व्यू आप लें दुनिया का तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आज से 2 साल पहले जिस तरह चल रही थी अब बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं। तो इस सिचुएशन में अपने आप को आपको दुनिया के साथ चलना पड़ता है, आप दुनिया से अलग होकर नहीं चल सकते हैं। और पाकिस्तान की पॉलिसी बड़ी सिंपल है, इसीलिए अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है। अब वो इस किस्म की बातें करके वो कहते हैं ना कि सियाने बिल्ली वाली जो रवायत है, वो जो इडियम है, वो मुहावरा जो है वो यहाँ पे फिट हो रहा है कि अब उनके पास कुछ रह नहीं गया है कि वो सिवाय ऐसी बातें करें। लेकिन सबसे पॉजिटिव बात यह है कि सौरव गंगुली ने कहा है कि व्हाई वी शुड नॉट प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान। क्यों नहीं होना चाहिए, मैच होना चाहिए, क्रिकेट चलनी चाहिए। जो आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो अपनी जगह पे मौजूद हैं, वो ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया ज़िंदगी की हर चीज़ को बंद कर दें। तो इट इज़ पॉजिटिव थिंग कि आप इंडिया में बैठकर एक इंडियन पॉलिसी के खिलाफ बात कर रहे हैं, दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग। राइट, पाकिस्तान की अप्रोच टुवर्ड्स अदर गेम्स भी अब मुझे लग रहा है कि ऐसी आवाज़ें आ रही हैं कि नन ऑफ द गेम्स शुड बी प्लेड ऑन देयर टेरिटरी और हम न्यूट्रल वेन्यूज़ की तरफ जाएं। इसको किस तरह से देखें? देखिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बहुत सारी चीज़ें अगर आप माजी में देखें तो न्यूट्रल प्लेसेस पे होती रही हैं, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। असल बात ये है कि आपका डाइवर्जन क्या है, ये सबसे अहम चीज़ होती है। अगर आप जो है वो पॉजिटिव डाइवर्जन, आप देखें पाकिस्तान में जब टेररिज्म था तो पाकिस्तान ने यूएई में मैचेस खेले ना हर टीम के खिलाफ, तो उस वक्त हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया क्योंकि हमें पता था कि इस वक्त हमें जो है तो अगर आगे ले जाना है तो हमें ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो इसमें कोई, मैं समझता हूँ इसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी बात पे अड़े रहें और उसके बाद फिर जब दुनिया आपको मजबूर करे कि आपको ये करना पड़ेगा तो फिर उस वक्त सुख की होती है। मैं समझता हूँ अक्लमंद आदमी के लिए सबसे बेहतर चीज़ होती है कि वो पहले से अंदाजा करे कि आगे जाके मुझे क्या सिचुएशन फेस करनी है। और शायद इंडिया से यही गलती हर चीज़ में हो रही है, सिर्फ क्रिकेट में नहीं, और पॉलिटिक्स में भी देखें तो वहाँ पे भी वो यही गलतियाँ कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको फिर जो है अपने डिसीजन जो है
उसको ओवरटर्न करना पड़ता अच्छा, है। अब इसमें ना हैदर साहब बात ये है कि वो जो क्रिकेट के साथ भारत करने की कोशिश कर रहा था, और अगर मैं इसको पूरा समराइज़ करूँ, चाहे वो वर्ल्ड चैंपियंस लीग हो, और वहाँ पे वो ये समझ रहे थे कि जी हमारा सिर्फ नाम ही चल जाएगा, लेकिन यू हैव टू विन टू अर्न। एक तो चीज़ ये है। दूसरा वो इंग्लैंड में वो इस वक्त वहाँ भी उन्होंने कल सीरीज़ ड्रॉ की, और ड्रॉ करने के बाद वो बड़े शादियाने बजा रहे हैं, भाई यू हैव बेसिकली लॉस्ट द सीरीज़। ठीक है बॉस, जितना आप गए थे तुम तो राग के साथ, वो भी वहाँ पे काम पूरा हो गया। और अब ये जब ये चीज़ हो रही थी उस वक्त, अब भारतीय बेचारे ये कह रहे हैं कि यार हमें तो हुकूमत कह रही थी कि हमने जाके वहाँ पे जंग जीत ली है, हमें तो हुकूमत कह रही थी कि अब इनके साथ कोई क्रिकेट नहीं होगी, हमें तो हुकूमत कह रही है कि देयर इज़ अ लाइन ड्रॉन, और वो जो सुर्ख लकीर खींच दी गई है उसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे। तो अब ये क्यों खेलने जा रहे हैं? उसमें बहुत सारे फॉर्मर प्लेयर्स हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि अच्छा वर्ल्ड चैंपियंस लीग में पैसा कम था ना, इसलिए वहाँ पे जो शिखर धवन टाइप लोग जो हैं उन्होंने भपकी लगा दी कि नहीं हम तो नहीं खेलते। और क्योंकि एशिया कप में पैसा ज़्यादा इन्वॉल्व है, इसलिए मोदी हुकूमत उनका बयानिया, पहलगाम ड्रामा और सारा ये सारा पीछे फेंक के और अब चलिए क्रिकेट खेलने चलते हैं। एब्सोल्युटली सेम थिंग आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए जो वर्ल्ड चैंपियंस लीग हो रही है जो पुराने प्लेयर्स की, उसका और एशिया कप का कोई जोड़ नहीं है, कोई उसका कंपैरिजन नहीं है कि आप कह सकें। उसमें जो चीज़ जो क्रिकेट खेली जा रही है, जितना पैसा इन्वॉल्व है, वो एशिया कप जो है बहुत हाई लेवल की चीज़ है, करंट टीम्स खेल रही हैं। अच्छा, ये मजबूरी है हर क्रिकेट बोर्ड की, वो पैसा नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आप अगर पैसा छोड़ेंगे तो आप अपने खर्चे कैसे पूरे करेंगे? पाकिस्तान की भी ये मजबूरी थी चैंपियंस ट्रॉफी में, पाकिस्तान भी मजबूर हुआ कि क्या करें? पहले हमने कहा नहीं हम पाकिस्तान से बाहर नहीं खेलेंगे, फिर हमने कहा ठीक है, बाहर खेल लेंगे, कोई बात नहीं, मैच भी कर लेंगे। हमने अपनी जो पॉजिटिव स्टांस था वो हमने दिखाया। इंडिया ने उस वक़्त जो बातें की थी, वो पाकिस्तान ने ऐसी कभी नहीं की। ये सबसे बड़ी चीज़ है। अब यहाँ पे आके आप एशिया कप भी खेलेंगे, आप टी20 वर्ल्ड कप हो रहा है 4-5-6 महीने के बाद, वो भी आप खेलेंगे, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप भी आप खेलेंगे, तो सारी चीज़ें अब आप करेंगे, तो ये चीज़ जो है ना अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। और यही यहाँ पे ये हो सकता है कि मोदी का यहाँ से जो है वो मैं समझता हूँ उनका डाउन जो है वो खत्म होने वाला है अब। अब वो नीचे जा रहे हैं बिल्कुल तेज़ी से अपने गलत फैसले और गलत दावों की वजह से। आप जब गलत दावे करते हैं, हमने देखा है बहुत सारी जगहों पे ऐसा हुआ है। तो क्रिकेट जो है आई थिंक मैं समझता हूँ क्रिकेट को सारी पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए और एज़ ए गेम लेना चाहिए, ना कि अपनी प्रेस्टीज के तौर पे लेना चाहिए। All right. Thank you so very much for this discussion. थैंक यू। सैयद हैदर साहब, डेफिनेट भारत को ये सोचना होगा, एंड आई थिंक आपकी एक्सट्रीम पॉलिसीज़ जो होती हैं जब आप वो डिलीवर नहीं कर पाते हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी आपसे एक्सट्रीम होती हैं, जब आप वो डिलीवर नहीं कर पाते हैं तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस हर्ट होती हैं, एंड शायद हैदर साहब सही कह रहे थे कि दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द डाउनफॉल ऑफ मोदी, और मे बी इट डिड स्टार्ट वे अर्लियर। चलें। अच्छा, एक और चीज़ है जो कि अब नाज़रीन के साथ शेयर करनी है, जब हम बात कर ही रहे हैं भारत की, तो एक और बहुत ही ख़तरनाक स्टोरी सादिया सामने दिल आई। दहला देने वाली। हम एक तो ये इंतबाह पहले से दे दें कि जो कमज़ोर दिल अफराद और बच्चे हैं वो प्लीज़ ये स्टोरी ना देखें। भारत का मेरे ख्याल से जुनूब में जो साउथ इंडिया है वहाँ पे एक मंदिर है, धर्मस्थला उसका मंदिर का नाम है। 500 लाशों की इज्तिमाई खबर वहाँ से बरामद हुई है, और अब इसमें बताया जा रहा है कि सारी स्टोरी इस तरह की है कि एक वहाँ का खाकरोब था, और वो अब मंजर आम पे आया है। 14 साल तो उसकी रूपोशी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस 12 साल वो रूपोश रहा। 12 साल रूपोश रहने के बाद जब वो सामने आया है तो उसने जो 48 साल खाकरोब ने बोन चिलिंग किस्म के फैक्ट्स बयान किए हैं। उसने कहा है कि जी के मंदिर में पीछे जो दरिया बहता था, काफ़ी अरसे तक वहाँ के जो करता धरता थे उससे वहाँ पे लाशें दफन जो है वो करवाते रहे, दफन करवाते रहे। अब ये लाशें किनकी थी? ये तमाम ख़वातीन की थी, इनमें ख़वातीन थी, इनमें नाबालिग बच्चियाँ थी, लड़कियाँ थी, और उस खाकरोब के मुताबिक इन बच्चियों, औरतों, लड़कियों के साथ पहले जिस्मानी इस्तेहसाल इनका किया जाता था, ज़्यादती की जाती थी, और उसके बाद उनको दरिया में फेंक दिया जाता था। जब मैं कह भी रहा हूँ तो मुझे बहुत ही कराहियत महसूस हो रही कहते हुए कि बहुत सारी लाशों, बेगोरो कफन लाशें होती थी। जब ये दरिया में उनको फेंका जाता था तो कपड़े नहीं होते थे इन लाशों के, उनमें बर्न मार्क्स होते थे, और
इस हड्डियाँ शख्स टूटी जी, हुई होती थी जी। उनके। एक तो ये पुरानी हो गई है तो ज़ाहिर है वो स्किन डिकम्पोज़ हो चुकी होगी तब नहीं, तक। अब तो ढाँचे हैं। ढाँचे हैं और इस शख्स के पास एविडेंस है, जी, ढाँचों का एविडेंस उसने मौजूद है उसके पास। अनकवर करवाया और जाके उसने उसको। जाकर वहाँ पर अनकवर करवाया है और इतने साल तकरीबन 1 तिहाई तक तो इस शख्स को उफ़! पहले गायब रखा गया। लेकिन 500 एक बहुत बड़ा नंबर है कि उन लड़कियों के साथ, उन बच्चियों के साथ ज़्यादती की जाती थी, फिर उनका कफ़न-दफ़न भी नहीं किया जाता था, उन्हें बरहना ही फेंक दिया जाता था, बहा दिया जाता था। मैं बोल रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं और नाबालिग बच्चियाँ भी उसमें थी। अब ये 500 तो वो नंबर है, वो जो शख्स रिपोर्ट करे। हमेशा जब इस तरह की खबरें आती हैं, मेरे ज़हन में ये बात आती है कि बहुत सारी चीज़ें हम अज़्यूम नंबर काउंट कर रहे होते हैं हम, और हम लिख नहीं रहे होते और वो नंबर कहीं बड़ा होता है, उससे बहुत बड़ा होता है। 500 अपनी ज़ात में एक बड़ा नंबर है, बट पता नहीं कितनी बच्चियाँ थी जिनके साथ ये हुआ होगा वहाँ पे। एब्सोल्युटली। अब इस पे वहाँ की जो कोर्ट है उसने भी इन्वेस्टिगेशन खड़ी कर दी है। लेकिन इसमें सवाल है सादिया, और वो सवाल जो सबसे बड़ा बना हुआ है वो ये कि भारत में अक़लियतों के साथ, भले से वो हिंदू बिरादरी हो, लेकिन हिंदू बिरादरी में भी जो कास्ट। अक़लियत में समझे शेड्यूल्ड कास्ट समझे जाते हैं, जो दलित समझे जाते हैं, उनके साथ इस तरह की चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे दलितों की बहुत बड़ी आबादी है और जितने गायब हुए हैं वो भी ज़्यादातर दलित आबादी से ही गायब हुए हैं। तो इस वक्त ये एक मामला था जो हमें सामने लाना था आपके, और बहुत ही दिल गिरफ्तार होके और बहुत ही परेशानी के आलम में हमने ये आप तक पहुंचाई है कि किस तरीके से वो भारत जो पूरी दुनिया को डिक्टेशन दे रहा है, वो भारत जो पूरी दुनिया को बताने की कोशिश कर रहा है कि जिससे बड़ी जमहूरियत है, वहाँ पे इस तरह की चीज़ होना, दिस इज़ अ क्वेश्चन, दिस इज़ अ ग्रेव क्वेश्चन। दिस इज़ अ ग्रेट क्वेश्चन, एब्सोल्युटली। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, आज पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में हेपेटाइटिस डे मनाया जा रहा है और यरकान जिसे हम कहते हैं, इसका आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस ने रिपोर्ट दी है और पाकिस्तान में सिर्फ हेपेटाइटिस बी और सी वायरस से मुतासर अफराद की एक बड़ी तादाद है। 1 करोड़ 20 लाख के करीब ये नंबर्स आए हैं और पिछले 15 साल में ये नंबर्स इंक्रीज़ होते चले जा रहे हैं। मैं जब ये बात कर रही हूँ तो मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जिनको ये भी नहीं पता कि यरकान की टाइप्स होती हैं। ये यरकान जब होता है तो वो आपके मतलब जिस्म के किस हिस्से को मुतासर करता है, इससे रिकवर कैसे होते हैं और ये आपको कितना नुकसान, कितनी जल्दी आपके जिस्म को ख़त्म कर रहा होता है। लोगों को इस बारे में नहीं अवेयरनेस है। फैसल, रवां साल की थीम है दिस इज़ द टाइम टू टेक एक्शन। इस बात पे ऑब्वियसली जोर देता है कि इस आलमी मसले से निपटने के लिए फ़ौरी और इज्तिमाई इक़दाम की ज़रूरत है। इसी पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर ग़ुलाम मुर्तज़ा गोंदल साहब, जो कि माहिर अमराज़ जिगर और मैदा है, फाउंडेशन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। वालेकुम सलाम। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू जी ऑन द वालेकुम शो। सलाम। डॉक्टर साहब, जी कितना सीरियस मैटर है व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, पहले तो पाकिस्तान के उस पे बात कर लें कि कितना ज़्यादा ये सीरियस मैटर है, कितनी आबादी इससे वो है, मुतासर है, और क्या आम पाकिस्तानी इसको सीरियस लेता भी है, उसको पता भी है कि हेपेटाइटिस क्या है, कितनी अक़साम है, कौन सी ज़्यादा सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है? जी जी, इसमें जहाँ तक आप पहला क्वेश्चन है आपका कि कितना कॉमन है, तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसमें टाइप्स होती हैं, हेपेटाइटिस जो एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं, और फिर क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस होता है, और फिर उसके बाद जो अदर यानी नॉन वायरल हेपेटाइटिस होते हैं। मैं थोड़ा तफसील से आपको बता देता हूँ। जी जी जी। जो एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस होता है, जिसको हम अपनी ज़ुबान में कॉमन बात करें तो वो उसको पीला यरकान कहते हैं, जिसमें जिस्म पीला हो जाता है, बहुत ज़्यादा आंखें पीली हो जाती हैं, जिस्म सारा पीला हो जाता है, पेशाब का कलर जो है वो आपका पीला होना शुरू हो जाता है, भूख कम हो जाती है, बुखार होता है। तो ये एक्यूट हेपेटाइटिस होता है, जो कि हेपेटाइटिस ए और ई जो होते हैं हमारे वायरस, वो करते हैं। फिर एक क्रोनिक हेपेटाइटिस होता है, वायरल हेपेटाइटिस होता है, जिसमें कि मोस्ट कॉमन हमारे पास आपने सुना होगा कि हेपेटाइटिस सी, या जिसको काला यरकान अरूफ आम में कहते हैं, वो हो जाता है। उसमें हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी आते हैं, और इसके अलावा हेपेटाइटिस जो है डी होता है, जो कि बी के ऊपर हो सकता है, इंडिपेंडेंटली वो नहीं होता। इसके अलावा भी कुछ माइनर हेपेटाइटिस जी और इस तरह के वायरस हैं, लेकिन वो ज़्यादा कॉमन नहीं है हमारे कंट्री में। तो जो मोस्ट सीरियस वायरस हमारे पास जो कॉमन होते हैं वो है एक्यूट हेपेटाइटिस यानी पीला यरकान, वो होता है, और एक क्रोनिक हेपेटाइटिस जिसमें हेपेटाइटिस सी होता है, वो ज़्यादा कॉमन है। और ये
कुछ अर्सा पहले की जो स्टैटिस्टिक्स हैं उसमें बताया गया था कि अक्सर लोगों को खुद पता भी नहीं होता कि उनको जी हेपेटाइटिस है, जी और वो हेपेटाइटिस सी के मरीज़ बने होते हैं, लेकिन जिस वक्त किसी रूटीन में किसी और वजह से हम टेस्ट कराते हैं, जैसे कि किसी ऑपरेशन से पहले या किसी प्रेगनेंसी वगैरह में, तो उसमें जो है वो पता चलता है उस वक्त कि ये हेपेटाइटिस सी इनको है। तो ये इनकी टाइप्स जो बेसिकली टाइप्स हैं। फिर नॉन वायरल हेपेटाइटिस होते हैं, और उसकी भी एक बहुत बड़ी वजह हमारे पास जो है वो फैटी लिवर कहते हैं उसको। अल्कोहलिक वेस्ट में अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ होती है, लेकिन हमारे यहाँ नैश या फैटी लिवर डिजीज़ कहते हैं कि जिगर पे चर्बी चढ़ जाना, और उससे भी हेपेटाइटिस जो है वो का मतलब होता है। गो कि वो उतना ख़तरनाक, उतना सीरियस फ़ौरन नहीं होता जितना हेपेटाइटिस सी होता है, लेकिन ये है कि वो भी मतलब उतना ही है, उसका प्रोग्रेशन थोड़ा स्लो होती है, लेकिन वो भी उतना ही ख़तरनाक है। ज़्यादा खाना पीना, ज़्यादा ऑयली चीज़ें, फैटी चीज़ें इनके खाने की वजह से। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे जहन में ये बात आई थी कि लोगों को पाकिस्तान में वाकई इस बात की अवेयरनेस नहीं है कि जो टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस होती हैं वो कितने ख़तरनाक होती हैं और कौन सी टाइप सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। आप लोगों से पूछें तो उनको लगता है जी शायद इससे खून नहीं बनता, या हमने कुछ ऐसा खा लिया है जिसकी वजह से ये वायरस हमारी बॉडी में आ गया है। बट उनको ये भी नहीं पता होता कि उनका जिगर सही से नहीं काम कर पा रहा, और जिगर नहीं सही से काम करने का मतलब क्या है, यानी उनका जिगर क्या नाकारा हो रहा है, उसको ठीक किया जा सकता है नहीं। ये सारी चीज़ें लोगों के लिए अभी भी मिथ है पाकिस्तान में। जी, जी, बिल्कुल। जो एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस होता है ना, जो उसमें हेपेटाइटिस ए और ई ज़्यादा कॉमन है, लेकिन कुछ केसेस में बी और सी में भी एक्यूट हेपेटाइटिस जो है वो देखा गया है। तो ये तो वो चीज़ है ना कि जिसकी प्रेजेंटेशन सबसे पहले ये होती है कि एक बंदा जो है उसको भूख कम लगना शुरू हो जाती है, बुखार आना शुरू हो जाता है, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, और अनकंट्रोल्ड वॉमिटिंग, एक अनयूजुअल वॉमिटिंग। तो कई दफ़ा आंखें जो पीली होती हैं वो बाद में होती हैं, लेकिन वॉमिटिंग और भूख कम लगना और ये चीज़ें पहले शुरू हो जाती हैं। तो बाद में जिस वक्त टेस्ट करते हैं, गौर से देखें तो आंखें भी पीली नज़र आती हैं, लेकिन नॉर्मल मिस हो जाती हैं। जिस वक्त वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर आंखें पीली जो होती हैं वो भी शुरू हो अच्छा जाती हैं। डॉक्टर साहब, ये तो एक्यूट हेपेटाइटिस। अच्छा ठीक है। अच्छा, मेरे जी, जहन में ये बात आ रही थी कि लोगों को कुछ लोग को लगता है ये कंटेजियस है, कुछ लोगों को नहीं पता कि ये कैसे फैलता है। बाहर से जी, कुछ जी, खा लेने ये से, भी मैं जूसेस पीने से, हाँ जी। स्टॉल से लेकर एक दूसरे के जूठे ग्लास से हेपेटाइटिस क्या ट्रांसफ़र होता है, नहीं होता है? नहीं, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं होती उसमें। उसमें भी जो इसकी 2 टाइप्स है ना, जो एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस होता है ना, जो पीला यरकान जिसको रुफ़ो-आम में कहते हैं, ये तो खाने-पीना शेयर करने से कि आप गिलास में या इस तरह, क्योंकि आपका ये फ़ीको-ओरल कहते हैं इसको, कि जी। अपनी ही ट्रांसमिशन जो फ़ीसिस में वायरस जाता है, वो जब दूसरे लोगों को उसमें से कंटामिनेटेड हाथों से कोई सब्ज़ी धोना, कोई और फ्रूट या इस तरह की चीज़ें जब लगती हैं, वो तो एक कॉमन है जो एक्यूट हेपेटाइटिस की बात है। लेकिन जहाँ तक क्रोनिक हेपेटाइटिस है, जिसको पीला काला यरकान कहते हैं, हेपेटाइटिस बी और सी, जिसमें सी ज़्यादा कॉमन है, तो इसका साथ बैठ के खाना-पीना खाने से या मतलब है किसी को प्यार इवन करने से या इन चीज़ों से वो नहीं होता। उसका जो मोड ऑफ स्प्रेड या जो होता है वो ये होता है कि कंटेमिनेटेड नीडल्स, हमारे यहाँ कल्चर ये है कि हम हम्म। अक्सर जो ज़्यादातर एक लोग जो बीमार होते हैं तो उनकी एक पॉलिसी होती है कि किसी डॉक्टर या उसके पास चले जाएं और जाके कोई टीका लगवा लें। तो अक्सर ये मतलब सिरिंजेस, कंटेमिनेटेड नीडल्स, ठीक है, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स पहले था, मतलब जो आपका होता है ना सलाइवा या जो बॉडी सीक्रेशंस होती हैं उनके वजह से ये फैलता है, जो क्रोनिक हेपेटाइटिस होता ओके। है। और उसमें हमारे यहाँ मोस्ट कॉमन यही है कि कंटेमिनेटेड नीडल्स या वर्टिकल ट्रांसमिशन, कुछ लोग कहते हैं कि फ्रॉम मदर टू फीटस हैं, उसमें वो साथ बैठ के खाना पीना खाने से या इन चीज़ों से वो वाला काला यरकान हेपेटाइटिस बी सी वो नहीं होता इसमें। डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा था। आपने फैटी लिवर का ज़िक्र किया। एशियाटिक, जी, जी। ख़ास तौर पे जो हमारा रीजन है, सब कॉन्टिनेंट, ये तो बहुत ही जी, जी। ज़्यादा इससे अफ़ेक्टेड है, और आप निकल जाएँ आज और अगर पाकिस्तानी जाके टेस्ट करवा लें तो बहुत बड़ी तादाद, बहुत बड़ी आबादी फैटी लिवर में जो है ना वो जी, इन्वॉल्व जी, होगी, और बिल्कुल। वही चीज़ फिर दीगर बीमारियों की तरफ डेवलप करवाती है। सो व्हाट आर द बिल्कुल। कॉजेज़? कैसे इसको कम किया जाए? और इसमें अब मैं देख रहा था फेसबुक पे तो बहुत सारे नीम हकीम हैं जो कि मुख्तलिफ तरीके बता रहे होते हैं कि जी फ़लाँ को फ़लाँ में मिक्स कर लें, सुबह गर्म कर लें, शाम में ठंडा कर लें, और लीमू इतना डाल लें, और जो है वो कद्दू इतना डाल लें तो फैटी लिवर ख़त्म हो जाएगा। मैं चाहूँगा प्लीज़ ये जो एक मिथ है डॉक्टर साहब, इसको ज़रा आप बताइए कि व्हाट इज़ फैटी लिवर? ये कितना ज़्यादा असर कर रही है व्हेन इट कम्स टू द हेपेटाइटिस, और कैसे इससे छुटकारा पाया जा सकता है? जी, जी, बिल्कुल। अच्छा, इसमें थोड़ा-सा ना बहुत जिस तरह
कॉमन हम लोग भी प्रैक्टिस करते हैं, तो कॉमन लोगों को हम कॉमन और मुश्किल बातें नहीं बताते, बारीकियां या जो बायोकेमिकल चीज़ें हैं वो तो बहुत डिटेल में बताएं तो पेशेंट को समझ भी नहीं आनी। आसान सी बातें मैं बताता हूँ कि आसान बातें ये है कि हमारे यहाँ कल्चर बन गया अब कि ओवर ईटिंग करना, फिर ये है कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो ऑयली चीज़ें, बर्गर्स, पिज़्ज़ाज़ और इस तरह की चीज़ें वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना। इवन घरों में भी अगर बच्चे हमारे जो है वो खाना खाते हैं तो कहते हैं जी घर का खाना कभी कभी खा लेते हैं, हाँ जी। अक्सर बाहर का ही खाते हैं, ठीक है, घर के अंदर भी मंगवा के, यानी एक तो होता है ना बाहर जा के खाना, तो अब घर के अंदर भी बाहर का खाना ही आके खाते हैं ये। फिर उसके बाद लाइफस्टाइल जो एक्सरसाइज को नहीं, पहले आपकी आउटडोर गेम्स होती थी, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, ये चीज़ें, लेकिन अब वो ऐसी गेम्स बच्चे जो हैं बिकॉज ऑफ मल्टीपल इश्यूज़, पिछले अरसे में कोविड आया उसकी वजह से, अब ये जो हैबिट्स हैं बाहर आउटडोर गेम करने वाली या फिज़िकल एक्सरसाइज करने वाली वो कम हो गई हैं। उसकी वजह से जो है आपका ये फैटी लिवर होता क्या है कि ये बेसिकली जिगर के ऊपर, जिस तरह बॉडी फैट आपको पेट के ऊपर नज़र आएगी, टांगों पे नज़र आएगी, फेस पे इस तरह नज़र आएगी, इसी तरह जिगर जो है, जिगर के ऊपर भी चर्बी चढ़ने शुरू हो जाती है, इसको हम फैटी लिवर कहते हैं। और फिर वो सिर्फ ऊपर नहीं चढ़ती, वो जिगर के अंदर जो सेल्स होते हैं जिनको हम हेपेटोसाइट्स कहते हैं, उनके अंदर भी डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। जब उनके अंदर जमा होना शुरू हो जाती है तो डेफिनेटली वो फिर आपके जो लिवर का एंजाइम्स हैं, जो लिवर ने काम करना है, हमारा लिवर बेसिकली हमारा एक डिटॉक्सीफाइंग या फ़िल्टर कह सकते हैं आसान लफ्ज़ों में, कि जितना हम खाना वगैरह खाते हैं वो हमारी अंतड़ियों में, गट में जाता है, वहाँ से वो खून के रास्ते सारी चीज़ें अब्जॉर्ब होती हैं और वो फिर सारी जो ब्लड सप्लाई है वो जाती है लिवर में, और लिवर उसको साफ़ करता है, फ़िल्टर करता है, और साफ़ करके फिर वो आपके राइट हार्ट में भेजता है। तो ये मेन वजह है कि आपका एक तो ओवर ईटिंग, एक तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयली चीज़ें लेना, और तीसरा यह है कि कोई फिज़िकल एक्सरसाइज एक्टिविटी वो नहीं है। पुराने ज़माने में भी लोग घी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते थे, लेकिन ये था कि उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज इतनी होती थी कि वो मतलब सारा कुछ उनका ज़रूरत होती थी और वो हज़म हो जाता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, फ़िज़िकल एक्टिविटी कम हो गई है। तो इसका जो है प्रिवेंशन का सिर्फ यही तरीके हैं कि आप जितना मैक्सिमम अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं और जितना मैक्सिमम बॉइल्ड या ग्रिल्ड या एयर फ्राई चीज़ें वो ले हेल्दी खा सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और ग्रीन्स कितना अपनी फूड्स में आप ऐड कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और इस रुझान को भी कम करना होगा जो हमारे यहाँ बच्चे के साथ ही हम ओवर ईटिंग पे लगा लेते हैं, नहीं मना भी कर रहे, नहीं खाओ और खाओ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब फॉर योर टाइम। वेल विद दैट वी हैव टू टेक अ लिटिल बिटी ब्रेक। सी यू आफ्टर दिस। फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। वैसे तो हमारी जो पैमाने बाला है यानी सेनेट, उसके मामला में नौजवानों की दिलचस्पी कम ही रहती है, मगर अब खबर ऐसी है कि जिससे नौजवान जो हैं वो आई होप कि वो सुने, बिकॉज ये जो वेपिंग है, ई सिगरेट, सादिया, लोग ख़ासतौर पे यूथ बड़ा कूल समझती है इसे। और आजकल जो जून जुलाई की छुट्टियां थी, मेरा एक्सपीरियंस हुआ गोइंग टू द डिफरेंट स्विमिंग पूल्स, वहाँ पे बच्चे, अब छोटे बच्चे 10 years, 12 years, आराम 14 years। अच्छा, एक और भी चीज़ है। अब खैर पहले तो अपने व्यूअर्स को ये बता दें कि सेनेट में इसके लिए बिल पेश कर दिया गया है, जहाँ पर ये कहा गया है कि जो बच्चे हैं उन्हें रिस्ट्रिक्ट किया जाए, यानी अंडर 18 जो बच्चे हैं, ना सिर्फ वो वेप उन पर करने की पाबंदी लगाई जाए, लेकिन जो भी अंडर एज बच्चों को वेप बेचेगा उसे जुर्माना होगा और सज़ा भी होगी। ये पुट फॉरवर्ड कर दिया गया है बिल। देर आयद ऑलमोस्ट दुरुस्त आयद इन अ वे कि ये अब तक पास हो जाना चाहिए था, लॉन्ग अगो हमने इसके ऊपर काम कर लेना चाहिए था, नहीं हुआ। जो फैसल बात एड्रेस कर रहे हैं उसमें एक चीज़ जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो ये कि एक बच्ची थी छोटी, 9 साल की या 10 साल की, मैंने उसके हाथ में वेप देखा तो मैंने उससे बोला, बेटा आपको पता है कि ये वेप है? उसने बोला, जी मुझे पता है ये वेप है, लेकिन इसमें निकोटीन नहीं है। तो ये कहकर बच्चों को ये बेचा जा रहा है कि इसमें निकोटीन नहीं है। और अब मुझे याद पड़ रहा है कि इन आर टीनेज जब नया नया शीशा आया था पाकिस्तान में, उसमें भी टोबैको डलता था और बच्चों को यही कहकर बेचा जाता था कि इसमें टोबैको नहीं है। सो दिस इज़ वन थिंग जिस पर हमें बात करनी है। और इस करारदाद में, इस बिल में क्या इसके एलिमेंट्स हैं, इस पर भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद अली सैयद साहब, आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सर। खुशी हुई, मुझे बहुत खुशी हुई बीइंग अ मदर कि ये देर से सही पुट हुआ है, लेकिन एटलीस्ट पुट कर दिया गया है। पहले तो सब इस बिल के बारे में हमें बता दीजिए। जैसे कि आपने कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो दिस मॉर्निंग। लेकिन जैसे कि आपने कहा
के 12-12 साल 10-10 साल के जो बच्चे हैं बच्चियां हैं ना वो भी वेपिंग करते हैं और वो समझते हैं कि इट इज़ फैशनेबल और इट इज़ समथिंग दैट्स कूल फॉर देम टू बी वेपिंग। जब भी कभी किसी से बात से जहाँ भी आप जाएं, किसी खाने पे जाएं, डिनर पे जाएं, किसी पार्टी पे जाएं, तो जो बच्चे आपको नजर आते हैं वो वेप कर रहे होते हैं, अपने पेरेंट्स के सामने बैठ के Yeah. वेप कर रहे होते हैं। मैंने खुद अपनी फैमिली में अपने दोस्तों के यहाँ ये देखा, अपने मिलने वालों में देखा। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। जिस तरीके से टोबैको की स्मोकिंग जो है उसके का इम्पैक्ट आता है, वैसे वेपिंग का भी इम्पैक्ट एक है। तो जब आप टोबैको प्रोडक्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि जी उनकी रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, 18 साल से कम उम्र के जो कहीं है उनको नहीं टोबैको प्रोडक्ट्स बेचे जाने चाहिए। तो उसी तरीके से वेपिंग के ऊपर भी पाबंदी होनी चाहिए कि 18 साल से कम उम्र के जो हमारे बच्चे हैं उनको वेपिंग पे पाबंदी, उनको सेल ऑफ उनको खरीदने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। टोबैको रिलेटेड नॉन टोबैको रिलेटेड स्मोकिंग प्रोडक्ट्स जो हैं उनको सबको की जो सेल है उसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। कोई भी जो रिटेलर है उसको इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो वेप जो है बच्चों को बेचे। इसी तरीके से किसी स्कूल और कॉलेज की हदूद के आसपास किसी भी दुकान में वेप नहीं होना चाहिए जो बेचा जाए। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी मेरे ख्याल में बहुत पहले ज़रूरत थी। जैसे आपने कहा देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। सरवत साहब मुझे ये बताइएगा, इस बिल में कोई ऐसा एलिमेंट है जो वीडियोस डालते हैं, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर लोग अपनी स्टोरीज में एंड सो ओवर वीडियोस डालते हैं वेपिंग के, ज़रूर उनके टेक्स्ट में ये रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए कि इट इज़ नॉट फॉर अंडर 18। जिस तरह से हम टेलीविज़न पर कोई इस तरह की वीडियो चलाते हैं कोई जिसमें खून होता है, जिसमें डेड बॉडीज़ होती हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि या तो उसे ब्लर कर दें या उसे एज रेट कर दें। इसी तरह से सोशल मीडिया पर भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें एज रेट नहीं होती है। यूट्यूब पे इस तरह की वीडियोज़ होती हैं जिसमें एज रेट नहीं होती है। पाकिस्तान में तो इसका तस्वुर ही नहीं है। देखिए आजकल अगर टेलीविज़न प्रोग्राम्स आप देखें तो उसके अंदर जब भी कोई सिगरेट पीता हुआ आपको इंसान नज़र आता है तो वो एक आ जाता है लिखा हुआ कि जी स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो अगर उसी किस्म की कोई चीज़ जो है जब अगर कोई वेप कर रहा है तो आ जाए तो उसके अंदर ये लिखा जाए कि जी वेपिंग जो है 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए वेपिंग मुज़र है, तो वो एक अच्छी चीज़ होगी मेरे ख्याल में। ये आपने बहुत अच्छी बात कही, ये भी इसके ऊपर भी बात करनी चाहिए। ये हमने इसका सोचा नहीं था, बट आई थिंक इट्स अ वेरी गुड सजेशन एंड आई थिंक इट शुड बिकम पार्ट ऑफ द बिल। और शर्मा साहब एक और चीज़, आपने अपनी गुफ्तगू में ये कहा कि जी स्कूल्स और कॉलेजेस के करीबन दिस हैज़ बीन फाउंड कि ये जो धंधा करते हैं इस चीज़ का और जो हमारी नौजवान नस्ल के साथ खिलवाड़ करते हैं उनको ये नौजवान नस्ल नहीं नज़र आती, वो एक मार्केट नज़र आती है। तो इनके खिलाफ क्रैक डाउन करें, इनको शट डाउन करें। हम एज रिस्ट्रिक्शन बच्चों की लगा रहे हैं, लेकिन स्कूल विसिनिटी, एजुकेशनल विसिनिटीज़ के करीब इस तरह की जो चीज़ें हैं, और अब तो आम कोको पे भी मिल रही हैं, ठीक है, तो हाँ मिल रही हैं, तो इस पे भी कुछ करने का इरादा है? जी मेरे ख्याल में देखें ये जो आसपास की दुकानों पे, स्कूल और कॉलेजेस के आसपास की दुकानों पे जो ऑलरेडी पाबंदी है कि जी टोबैको प्रोडक्ट जो हैं वो नहीं बेचे जा सकते, लेकिन आपको भी पता है कि लोग इसकी खिलाफ वर्जी करते हैं, वायलेशन करते हैं और सिगरेट और टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो बिक रहे होते हैं। इसके ऊपर मेरे ख्याल में गवर्नमेंट्स को देखना पड़ेगा कि किस तरीके से वो इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं उनको उनकी रिस्ट्रिक्शन जो है और जो उनकी वायलेशन हो रही है वो, और उसके बाद जो ये वेप जो है, क्योंकि देखिए असल में मेरे ख्याल में सिगरेट से ज़्यादा इस वक्त वेप जो है ना दैट इज़ बिकमिंग the in thing in schools and colleges। तो जब वो जो है उसके ऊपर पाबंदी मेरे ख्याल में ज़्यादा इस वक्त ज़रूरी है और हुकूमत को देखना चाहिए कि कोई वायलेशन इसकी ना हो। मुझे ये बताइएगा कि क्या पीपल्स पार्टी स्पेसिफिकली सिंध में स्ट्रिक्टेस्ट सख्त से सख्त एक्शन लेने के लिए जा सकती है? आई मीन लाइक फेडरली जो भी होगा वो वन साइडेड है, बट हैविंग सेड योर गवर्नमेंट इन सिंध यहाँ पर सबसे ज़्यादा सख्त एक्शन लिया जा सके ताकि कम से कम एक सूबे में तो प्रेसिडेंट सेट हो ना। जी सिंध ने हमेशा, आप देखें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हमेशा सिंध ने पहल की है। ये चाइल्ड मैरिज हो या
ऑनर किलिंग्स हों, इस किस्म की चीज़ों के ऊपर सिंध हैज़ ऑलवेज बीन द लीडिंग प्रोविंस। हेल्थ के ऊपर देख लें, जो इश्यूज़ आते हैं, हमेशा सिंध आगे होता है। So obviously, although this bill does not relate to any provincial government, but we would, I will try to talk to the Sindh government, और उनसे, since I belong to the People's Party, मेरी सजेशन सिंध गवर्नमेंट के लिए भी यही होगी कि उनको हम भी यही होप करते हैं। यू नो, आई बीइंग अ मदर, मेरे लिए भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बड़ी परेशान कुन होती है। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आपने हमारे साथ शेयर किया है कि बिल के मंदरजात क्या थे। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक वीडियो है जो सरफेस हुई है, वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। और ये वीडियो सारी बड़ी डिस्टर्बिंग इस हवाले से है कि जिनका काम आपका किरदार संवारना है, अगर वो तजलील करें आपकी, तो आप कैसा फ़ील करेंगे। ये लाहौर की एक निजी यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे वो लैपटॉप नहीं लाया था, नहीं ला सका था, तो जो उस्ताद हैं उन्होंने खूब खरी खरी सुनाई, बल्कि मैं इसको रिफ्रेश कर लूँ, तजलील की बच्चे की, कहा कि यार तुम्हारा बाप नहीं दिला सकता तुम्हें लैपटॉप, या कोई है तुम्हारे घर में भाई जिंदा जो तुम्हें लैपटॉप दिखा सके। अगर हम सुना सके थोड़ी सी इस वीडियो को। इसमें ये शख्स बार बार जो मैं शख्स, आई डोंट वांट टू कॉल हिम अ लेक्चरर, आई डोंट वांट टू कॉल हिम अ टीचर, टीचर्स आर नॉट लाइक दिस। मुझे ऐसा लगता है कि आपके वालिदैन का बहुत अहम रोल होता है बच्चे की ज़िंदगी में, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की होती है। बहुत सारी गलतियाँ जो वालिदैन से हो रही होती हैं उनको टीचर्स दुरुस्त कर रहे होते हैं। सो दिस इज़ व्हाट देयर रोल इन सोसाइटी। और एक जगह मैंने सुना था, फैसल लेट मी प्लीज़ कंप्लीट इट, कि कोई भी जो प्रोफेशन होता है ना, यानी इंजीनियर हो गया या डॉक्टर हो गया, वो किसी एक या दो जनरेशन का इलाज करता है। आ टीचर 1 साल के बाद 1 साल, 1 साल के बाद 1 साल, वो कई जनरेशन्स की परवरिश करता है। अगर ये शख्स बीइंग अ टीचर एक बच्चे को ह्यूमिलिएट कर रहा है, वहाँ पर बाकी पता नहीं 20-25 बच्चे देख रहे हैं, यू नो, उनके कॉन्फिडेंस के साथ भी ये खिलवाड़ कर रहा है, ना कि वाली पता नहीं कितनी जनरेशन्स को इन्होंने टीच करना है। हो रही है, क्योंकि ऑडियो मध्य में हम आपको बता देते हैं, जब इससे पूछा गया बच्चे से कि तुम्हारा वालिद तुम्हें लैपटॉप लेके नहीं दे सकता, तो बच्चे ने कहा है कि जी मेरे वालिद का गुज़िश्ता साल इंतकाल हो गया था। इस पर उस्ताद ने कहा कि तुम्हारा भाई है या वो भी मर गया है। सो इतनी ज़्यादा अफसोसनाक ये मामला है कि जहाँ पे आप कंसोल कर सकते थे ना, आप एटलीस्ट कुछ नहीं कर सकते थे, आप एटलीस्ट कंसोल कर दे, लेकिन फिर कुछ भी नहीं हुआ। तो खैर ये बड़ी ही अफसोसनाक सूरत हाल है। चलिए हम आगे जाने बढ़ते हैं। हम पाकिस्तान की बात करते हैं। वी हैव गॉट लॉट ऑफ टैलेंट। स्पोर्ट्स की बात करें तो क्रिकेट हो, हॉकी हो, स्क्वॉश हो, नामवर खिलाड़ी, इनके अलावा टेनिस, स्नूकर, बॉक्सिंग, यू जस्ट नेम द स्पोर्ट्स, और आपको एक के बाद एक टैलेंट जो है वो सादिया मिलता जाएगा। राइट। और रिसेंट पास में तो हमने देखा कि ख़ातीन की एक बड़ी तादाद जो है वो स्पोर्ट्स की जानिब आ रही है, और हर नए एथलीट, यू नो, जो स्पोर्ट पाकिस्तान में खेली जाती है उसमें आपको एक बड़ी तादाद ख़ातीन एथलीट की भी मिलती है। वो लोग जो मेहनत करते हैं, अपने बलबूते पर खड़े होते हैं, बहुत ही छोटी सी रिसोर्सेज के साथ, किसी एक दो बंदों की सपोर्ट के साथ वो ऊपर तक जाते हैं। लेकिन जब वो उस मकाम पर पहुँचते हैं जहाँ पर उनको बैनुल अक़वामी अपने आप को मनवाना होता है, उनको तवज्जो की ज़रूरत होती है, चाहे उनकी डाइट हो, चाहे उनकी कोचिंग हो, चाहे उनकी ट्रैवलिंग हो, फाइनेंसेस, सो नॉट देयर आर सो मेनी थिंग्स, वहाँ पर आकर फंस जाते हैं बिकॉज वो फाइनेंशियली स्ट्रगल करने लग जाते हैं। उनको उस मेयार के कोचेस नहीं मिल पाते, उस मेयार की एक्सरसाइजेज नहीं मिल पाती, एंड दैट इज़ जहाँ पर हमारे कई हीरोज़ जो है वो अंधेरे में गायब हो जाते हैं, वो गुमनाम हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता। 1-2 गोल्ड मेडल्स लेने वाले लोग को हम कह देते हैं कि जी इन्होंने गोल्ड मेडल लिया था, बट नो, उसके पीछे कई सालों की स्ट्रगल है। एब्सोल्युटली। मोहम्मद शिराज एक ऐसे हॉकी प्लेयर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। शिराज, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अच्छा शिराज, हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में स्पोर्ट्स पॉलिसी और हुकूमती इक़दामात जैसे हालिया इनामी रकम का भी ऐलान किया है। आप समझते हैं इससे कुछ बेहतरी आ सकेगी मामलात में? ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिस तरह के हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, तो ये एक बहुत उन्होंने अच्छा इनिशिएटिव लिया है। इससे प्लेयर्स को बहुत फ़ायदा होगा और बहुत सपोर्ट मिलेगी। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक प्रोफेशनल प्लेयर के लिए, एथलीट्स के लिए, आने वाले जो डेवलप प्लेयर्स हो रहे हैं। तो ये मुझे बहुत, मैं जब ये न्यूज़ आज मैंने देखी तो मैं बहुत खुश हुआ। और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बट मतलब समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, ये बहुत एक अच्छा है। तो इससे बहुत फ़र्क होगा प्लेयर्स को। ठीक है, शिराज, आपकी अपनी भी स्ट्रगल्स होंगी, ज़रा उसके बारे में भी हमें बताइएगा, किन मुश्किलात से गुजरे आप?
बिल्कुल। मैंने हॉकी शुरू की बेसिकली हबीब पब्लिक स्कूल से, जो कि कराची का एक बहुत नामी-गिरामी स्कूल है। कराची का ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का। जो 2000 सिडनी ओलंपिक्स हुआ था उसमें से आई थिंक 8 से 9 प्लेयर्स हबीब पब्लिक स्कूल के थे। जी। तो हमारा स्कूल ना हॉकी मतलब ओलंपियंस कहलाया जाता है हॉकी का ना। तो वहीं से मेरी हॉकी का मेरा शौक पैदा हुआ, वहाँ से जर्नी का स्टार्ट हुआ। तो बस उसको करते-करते एक पैशन बना और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक इंटरनेशनल लेवल पे मैं ऑस्ट्रेलिया में प्रीमियर लीग खेल रहा हूँ, सिडनी प्रीमियर लीग। तो बेसिकली मैं 2-3 लोगों का नाम भी मेंशन करना चाहूँगा, जैसे कि जो मेरे स्कूल के कोच थे सर शाकिर, उन्होंने मुझे हॉकी सिखाई। और उसके बाद वसीम असलम मेरे कोच थे और यहाँ पे ओलंपियन अदनान मकसूद मेरे कोच हैं जिनके साथ मैं खेलता हूँ। और सगीर भाई हैं, वो भी मेरे कोच थे, वो भी बहुत एक अच्छा हॉकी का काम कर रहे हैं कराची में ऑलराइट, उनका। बिल्कुल ठीक है। ये हमारे तो लिए बड़े वही फ़ख्र है शिराज़ के आप पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं और आप ऑस्ट्रेलिया में खेलने। चले आज के शो से इतना ही, दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल। रखें अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।